पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि किसले जैसे हर कोई आजकल यूट्यूब खोल दो, आप इंस्टाग्राम खोलो, डॉक्टर्स बैठे हैं, इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, इंक्लूडिंग यू, सब कहते हैं हेल्दी खाओ। कोई कहता है वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करो, कोई कहता है मीट की तरफ जाओ, नॉनवेज की तरफ जाओ, कोई कहता है कि जैसे साधु संत अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, वो बहुत लंबी उम्र व्यतीत करते हैं, वो सिर्फ फलाहारी टाइप डाइट को लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, अनाज नहीं खाते वो। तो हम किसकी बात सुने? बहुत आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो आपकी डेफिनेशन क्या है हेल्दी ईटिंग की? एग्जैक्टली हेल्दी क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए? अभी एक नया कंसेप्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, बैलेंस डाइट लेना। बैलेंस डाइट एग्जैक्टली है क्या, और ये हमको कैसे फायदे दे सकती है हमारी बॉडी को? और हमने सुना भी है कि ब्रेकफास्ट इज द हेल्दीएस्ट मील ऑफ द डे। तो आपके हिसाब से आप क्या चीज सही है? ब्रेकफास्ट करना सही है या ब्रेकफास्ट ना करना सही है? और अगर करना सही है तो उसमें क्या होना चाहिए? एक नया चीज चल रही है आजकल मार्केट के अंदर, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये कितना लायबल है और कितना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है? और अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी भी है, उसका राइट वे क्या है करने का? तो ये फलाहार कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कि जिसमें सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। तो इस फलाहार कंसेप्ट को आप कैसा मानते हैं? और वाइल फास्टिंग हम क्या फ्रूट्स खा सकते हैं? जब फास्टिंग को हम ब्रेक करेंगे तो बेसिकली अगर फास्ट ब्रेक करना है तो उसका सबसे सही वे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू उज्जवल भविष्य एनजीओ। मैं हूं गौतम भसीन और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर किशले, जिन्हें आप पहले से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो प्लीज जाकर हमारा पिछला वाला पॉडकास्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज है हमारे पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 2, जिसका टॉपिक है हेल्दी ईटिंग। सो हाय किशले, हाउ आर यू? हेलो गौतम। हाय। और थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो किशले, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आई होप कि हमारी ऑडियंस भी अच्छी होगी और हमारे वीडियोस को देख पा रही होगी, हमारे कंटेंट्स को समझ पा रही होगी। जी जी, हमारी ऑडियंस देख तो रही है, व्यूज आ रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी ऑडियंस हमारी वीडियोस को देख रही है, पसंद कर रही है, बट लाइक नहीं कर रही है। सो मैं सारी ऑडियंस को, आपको जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यही आपका सपोर्ट है, यही हमको मोटिवेशन देता है ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले किशले से एक छोटी सी बात करना चाहेंगे। जी। किशले, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आप दूर करते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के जरिए। क्या आपको लगता है कि लोगों को इसका फर्क पड़ता है वीडियोस देखने के बाद, या लोग बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देते हैं? आपकी क्या थिंकिंग है इसको लेकर? मुझे तो लगता है फ़र्क काफ़ी पड़ता है। और ये चेंज जो है ना, जिस तरह हम चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, वो चेंज एक्चुअली दिखने में मैसिव लेवल पे थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि एग्जैक्टली। गलत चीज़ों से हम इतना ज़्यादा कल्टिवेटेड हैं बचपन से। तो उस चीज़ से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर तो आ जाएंगे हम। जनरेशन टू जनरेशन लग जाएगा इस चीज़ को बदलने में। और जो यूथ हैं हमारे, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इवन जो एमबीबीएस कर रहे हैं, अपने एकेडमिक्स को कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं मेरी बात को थोड़ा बेहतर समझ पा रहे हैं कंपेयर टू सीनियर्स, जो भी जिनके साथ मैंने एमबीबीएस किया। और मेरे सीनियर्स जो थे वहाँ पे, इवन कंसल्टेंट जो प्रोफेसर्स हैं, वो लोग नहीं समझेंगे इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ निकल गई एक कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम मेडिसिन प्रैक्टिस करते हुए, और उनका घर चल गया, सब कुछ हो गया। तो उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ शायद इस चीज़ को, क्योंकि आप कुछ नई चीज़ को समझने के लिए, सोचने के लिए आप थोड़ा दिमाग तब लगाते हो जब कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत होती है।
ऑलरेडी सब लोग स्टैब्लिश्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, अच्छा खासा कमा ले रहे हैं, तो दिमाग बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उसमें, नई चीज़ में। बस ये जी। प्रॉब्लम है। बहुत कम लोग होते हैं जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, पब्लिक के सामने नई कॉन्सेप्ट को लाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग थोड़े कम हैं, बस यही प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं है कि जो हमारे कंटेंट को देख रही है वो समझ नहीं रही है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ किसी तरह से वो एक बिलीफ सिस्टम में बहुत सालों से है और उससे बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, वो अलग चीज़ है। बट कहीं ना कहीं वो एग्जैक्टली। रिलेट कर पाएंगे समय के साथ, धीरे धीरे जब वो सफ़र करेंगे और उन्हें लगेगा कि पता नहीं, सफरिंग तो है, हम सो कॉल्ड हेल्दी खाना तो खा रहे थे इतने सालों से, बट पता नहीं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा हेल्दी है मेरे से। ये इस चीज़ को वो लोग खुद ही एक्नॉलेज करेंगे आने वाले सालों में। तो देख लीजिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर सफर नहीं करना चाहते तो इन वीडियोस को थोड़ा सा देख लीजिए और अपनी लाइफ में इन वीडियोस को उतार लीजिए। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे में हमको कोई परेशानी ना हो और हम आज जैसे जवान हैं हमेशा ऐसे ही जवान रहे, तो प्लीज इन वीडियोस को, हमारे इन पॉडकास्ट को प्लीज ध्यान से देखें। और इन जो भी बातें डॉक्टर किशले हमको वीडियोस में बताते हैं, जो भी चीजें हमको अप्लाई करने के लिए बताते हैं, प्लीज उनको अप्लाई कीजिए। तभी आप एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ पुश हो सकते हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस आप आज देख रहे हैं, डायबिटीज एंड बहुत सारी बीमारियां हैं, मुझे नाम भी नहीं पता सारी बीमारियों के, आपको भी नहीं पता होंगे, बट जितनी भी बीमारियां हैं इन बीमारियों से आप बच सकते हैं सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करके। तो किसले आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं हेल्दी ईटिंग की तरफ। आज का टॉपिक यस, हमारा बहुत ही जनरल टॉपिक रहने वाला है कि हम बिल्कुल। क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, हेल्दी क्या होता है, फास्टिंग कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है, तो फास्टिंग क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत ही जनरल आर्ग्यूमेंट्स हमारे रहने वाले हैं और हम अपनी स्पीच को, अपनी लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं ताकि हमारी ऑडियंस को सारी चीजें एग्जैक्टली समझ आए। तो पहली बात, मैं आपसे इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि पिछले जैसे हर कोई आजकल यूट्यूब खोल दो आप, इंस्टाग्राम खोलो, डॉक्टर्स बैठे हैं, इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, इंक्लूडिंग यू, सब कहते हैं हेल्दी खाओ। कोई कहता है वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करो, कोई कहता है मीट की तरफ जाओ, नॉनवेज की तरफ जाओ, कोई कहता है कि जैसे साधु संत अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, वो बहुत लंबी उम्र व्यतीत करते हैं, वो सिर्फ फलाहारी टाइप डाइट को लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, अनाज नहीं खाते वो। तो हम किसकी बात सुने? आपकी नॉलेज में, मतलब आप बहुत, आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो आपकी डेफिनेशन क्या है हेल्दी ईटिंग की? मतलब हेल्दी क्या हो सकता है हमारे लिए, हेल्दी है क्या? मेरे को अभी क्वेश्चन पूछने में इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि हेल्दी होता क्या है। तो मुझे छोटे, मतलब थोड़ा सा इजी वे में बताएं कि एग्जैक्टली हेल्दी क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करने का इस चीज़ को, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं ना कि ये खाना खाना है, ये खाना नहीं खाना है, इस चीज़ को आप लीजिए डेली, इस चीज़ को आप डेली मत लीजिए, तो बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हर लोग ना रीज़न चाहते हैं, लॉजिक चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा बेसिस क्या है ये कहने का। तो मैं उसी आज एग्जैक्टली उस क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा कि किस क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखना चाहिए आपको, और उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको खाना चाहिए कि आपको वो पता लग जाएगा। अगर आपको क्राइटेरिया पता है कि हेल्दी क्या होता है, फूड को कैसे हम असेस करें कि वो आपके लिए हेल्दी है कि नहीं, तो उस क्राइटेरिया को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा खाना हमें ज़्यादा खाना चाहिए, राइट। तो जो ओके। पहला क्राइटेरिया है हमारा, वो ये है कि किसी भी फूड का, क्योंकि दो फूड बेसिकली एट लार्ज हमारे पास, एक प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप है, एक एनिमल बेस्ड फूड ग्रुप है, राइट। तो प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, चावल, गेहूं, जितने भी अनाज, कॉर्न, ये सारे आ गए, इवन नट्स, सीड्स आ गए, और उसके सारे जो ऑयल्स आते हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट जितने सारे आ गए, ये सब सब आ गए प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप में। अब ये सारे प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप्स में हम ये देखते हैं कि मोस्टली जो है
इस फूड को हम होल फॉर्म में नहीं लेते हैं। मतलब जिस तरह से हमने ट्री से एक्सट्रैक्ट किया या किसी भी तरह से तोड़ा उसको प्लांट से, या फिर कल्टीवेट किया, जिस तरह से ग्रो किया, उसकी रेयरिंग की, तो वो एक्चुअली उतना प्योर फॉर्म में होता नहीं है। क्योंकि जब भी हम फार्मिंग करते हैं, इवन राइस की, वीट की, कॉर्न की, इन सारे सीरियल्स और ग्रेन्स की जो फार्मिंग है, उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज बहुत होता है ना। यस और यस यस। इसके यूज का जो कारण है वो इतना ह्यूज स्केल पे होता है, और इसका कारण ये है कि जो भी इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय ना करें। तो बेसिकली हमारा जो क्रॉप ईल्ड होगा वो कम ना हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ईल्ड आए जिस चीज़ की हम फार्मिंग करें, वरना यस फार्मर को यस नुकसान यस हो जाएगा, है ना। यस एग्जैक्टली। तो उसको नुकसान ना हो इंसेक्ट से, पेस्ट से, उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की यूज़ करते हैं। और उसके यूज की वजह से क्या होता है, वो सारे प्लांट्स जो क्रॉप्स हैं वो तो डैमेज नहीं होते, है ना। और वो डैमेज इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आजकल के सारे सीरियल्स, ग्रेन्स, ये सब जो प्लांट ग्रुप्स हैं, ये सारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, और इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ग्रुप भी बोलते हैं, क्रॉप भी बोलते यस हैं, यस जीएमओ फूड, यस। जिसको कॉमनली बहुत लोग जानते हैं जीएमओ के नाम से। हाँ, इसको हाइब्रिड तो का नाम भी दे सकते हैं हम। एग्जैक्टली हाँ। तो उसको हमने उस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया, और उसको करने की वजह से ये हुआ कि अब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो भी उसके ऊपर इंसेक्ट्स या पेस्ट होंगे वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट हुआ, जितना हमने लगाया था क्रॉप को, उतना ही हमारे पास आ जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है कुछ भी, है ना। पर इसका साइड इफेक्ट ये है कि वो सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो थे वो एब्जॉर्ब तो होते हैं प्लांट्स के अंदर, भले उनको कुछ होता नहीं है, वीट को कुछ नहीं होता, राइस को कुछ नहीं होता, बट वो एब्जॉर्ब हो जाता है वीट के अंदर, राइस के अंदर, और वो उसको अगर हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो पहला जो क्राइटेरिया कहने का ये मतलब है, कहीं ना कहीं हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो मैनकाइंड है ना, मैनकाइंड, हम एज अ ह्यूमन पॉपुलेशन के लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं हम प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप को कहीं ना कहीं ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। डायरेक्टली हम खा नहीं लेते हैं उसको, हम उसको खाने से पहले बहुत तरह की चीज़ें उसमें ऑल्टरेशन करते हैं, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली। क्योंकि केमिकली तो हमने देख लिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का डालना केमिकल ऑल्टरेशन हुआ, और बायोलॉजिकल ऑल्टरेशन हो गया क्योंकि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग किया उसमें, है ना, उसको Yes, yes, प्रोटेक्ट yes. करने के लिए। इंसेक्टिसाइड का उस पर साइड इफेक्ट ना हो, वो खराब ना हो जाए, वो मर ना जाए क्रॉप इंसेक्टिसाइड से, उसके लिए हमने उसको पहले से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रखा है उसमें। तो बायोलॉजिकल ऑल्टरेशन हो गया, केमिकल भी हो गया, फिजिकल ऑल्टरेशन भी हो ही जाता है, क्योंकि हम प्रोसेस फॉर्म में खाते हैं उस सारे क्रॉप्स को। हम डायरेक्ट तो होल फॉर्म में नहीं खाते हैं, गेहूं लाते नहीं और डायरेक्टली गेहूं को कुक करके हम खा नहीं लेते, गेहूं का आटा खाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आप फिजिकल लेवल पे आप मैनिपुलेट कर दिए, तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ऑल्टरेशन हो गया हमारे फूड ग्रुप का। और इस तरह का जो ऑल्टरेशन हो रहा है, ये मोस्टली सारा कुछ तो प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप में ही हो रहा है, एनिमल बेस्ड फूड ग्रुप में नहीं हो रहा है इस तरह से, इस लेवल का ऑल्टरेशन। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम होती है हमारे यहाँ, बहुत कम लोग हैं, स्पेस की भी कमी है, जगह भी नहीं है उस तरह से। कुछ लोग शौकिया अपना फार्मिंग कर रहे हैं अपने घर में, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा जमीन है तो उसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वो अलग चीज है। बट मेजॉरिटी में पॉपुलेशन लेवल, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो किस चीज को कंज्यूम कर रहा है, ये सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वाले क्रॉप्स को ही खा रहा है। और जहां तक एनिमल बेस्ड फूड पे आते हैं, तो मैं मानता हूं कि जो चिकन हम खा रहे हैं, मोस्टली फार्म वाले ही सब लोग चिकन खाते हैं, और इवन एग्स भी खाते हैं, फार्म वाले ही होता है। बट उसमें भी कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक यूज बहुत है। इवन बर्ड्स सब में जितने भी चिकन का वो सब घर होता है जहाँ पे उसको कल्टीवेट करते हैं हम लोग, वहाँ पे भी यूजेस बहुत है एंटीबायोटिक्स का वगैरह, ये सब सारी चीज़ों का। बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर हम उसको खाते हैं तो फार सुपीरियर होता है प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप से। बहुत प्योर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बट हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है ना, हमें उसी में से कुछ चूज करना पड़ेगा, जो लीस्ट वर्स्ट है। एक्चुअली मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत बढ़िया ऑप्शन अब हमारे पास बचा नहीं है, बट जो लीस्ट वर्स्ट है उसकी तरफ हम जाएंगे। और इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एनिमल बेस्ड फूड ग्रुप जो होता है वो कहीं ज़्यादा बेटर होता है हर मामले में, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग भी नहीं कर रहे होते हैं। अंडा को हम लेते हैं
और उसको बॉयल फॉर्म में खाते हैं या ऑमलेट के फॉर्म में खाते हैं। कोई प्रोसेसिंग नहीं है, किसी तरह का कोई एडिटिव नहीं है इसमें, प्रिजर्वेटिव अलग से हम लोग नहीं डाल रहे हैं। सही कह वहां रहे पे हैं। प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप में क्या हो रहा है कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने के बाद भी अगर वो पैकेट में अगर हम म्यूसली खा रहे हैं, जैसे बहुत लोग फैशन में चला हुआ ओट्स खाना, म्यूसली खाना, है ना, और वो पैकेज फूड अगर हम ला रहे हैं तो उस पैकेज फूड में अलग से फिर प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। एग्जैक्टली। तो मल्टीपल लेवल पे आप कहीं ना कहीं आप एक्सपोज कर रहे हो अपनी बॉडी को केमिकल से, और ये केमिकल का जो एक्सपोजर है एनिमल बेस्ड ईटिंग में कम होता है, राइट। और ये तो एक पहला क्राइटेरिया हो गया बेसिकली एट लार्ज, कहने का ये मतलब है। और इसी के अंदर थोड़ा सा और मैं डिस्कस करूंगा एक चीज को, क्योंकि जो भी हम खाते हैं ना वो सीड होता है, क्योंकि गेहूं हम खा रहे हैं तो वो सीड है, प्लांट का। सीड है। इवन राइस भी खा रहे हैं तो वही सीड है। सीड है। तो सीड जो होता है ना वो प्लांट का मोस्ट टॉक्सिक पार्ट होता है किसी भी प्लांट ग्रुप का, क्योंकि उसी के पास रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने की कैपेसिटी होती है। तो अगर हम उस सीड को खाते हैं तो वो सीड कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी को डिस्करेज करता है, क्योंकि वो सीड चाहता नहीं है कि हम उसे खाएं। और जब हम उसको खाते हैं तो इसलिए लोग देखते हैं आजकल बहुत कॉमन हो गया है, वीट से इंड्यूस्ड एक सीलियक डिजीज होता है जहाँ पे पेट खराब हो जाता है लोगों का। और वीट में एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन। यस यस यस। और ग्लूटेन तो आजकल सभी लोग जान गए, इसलिए मार्केट में आजकल ग्लूटेन फ्री आटा भी मिल रहा है, पर किसी को पता नहीं है वो एक्चुअली ग्लूटेन फ्री है कि नहीं। हाँ, एक नया कंसेप्ट आया है, ग्लूटेन फ्री ब्रेड, ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स, हर कुछ। आजकल तो पानी की बोतल पे भी ग्लूटेन फ्री लिखा होता है। राइट। तो वो जो ग्लूटेन फ्री है ना, वो ग्लूटेन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और वो वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड है, उस पर लिटरेचर बहुत सारे हैं कि ग्लूटेन एक्चुअली बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज भी कराता है, जैसे टाइप 1 डिजीज हो गया, थायराइड का हशीमोतो थायराइडाइटिस हो गया, बहुत सारे एड्रिनल्स में एडिसन्स डिजीज है जैसे सोरियासिस है, और भी बहुत सारे नर्वस सिस्टम में बहुत सारे डिजीज है। तो जितने भी सारे ऑटो इम्यून डिजीज हैं, मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट कंडीशन होता है जिसमें एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारे मेडिकल कंडीशन को कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लूटेन। इस चीज़ को हर लोगों को समझना है और मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम कहीं ना कहीं ग्लूटेन फ्री की तरफ जा रहे हैं। बट एक ग्लूटेन को हम जान रहे हैं तो हम उससे बचना चाहते हैं, सोचते हैं कि ग्लूटेन से बच लिए तो अब हम फ्री हो गए, अब हमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे अदर लेक्टिन्स हैं, टॉक्सिन्स हैं प्लांट में, जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं। और उस पर क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरेचर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे इग्नोर करते हो, उसे लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये कोई कहीं से भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं। बट सभी प्लांट्स का एक नेचर होता है कि वो अपने पास एंटी न्यूट्रिएंट रखता है, और वो जो एंटी न्यूट्रिएंट है ना, ये सारे लेक्टिन्स, ये सब क्या है? एंटी न्यूट्रिएंट है। प्लांट खुद को खाने से डिस्करेज करता है, और उसका डिस्करेज करने का पर्पस यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके, क्योंकि हर एक स्पीशीज, इवन प्लांट्स हो एनिमल्स हो, हर लोग अपने रिप्रोडक्शन में कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहता। वो चाहता नहीं कि हमारे स्पीशीज को कोई खत्म करे, है ना। और इस वजह से, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकता, हम तो कहीं पे छिप सकते हैं, हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, प्लांट्स उस तरह से कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए अपने पास वो टॉक्सिन रखता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप प्लांट ग्रुप किसी को खाओगे, वीट को खाओगे, राइस को खाओगे, आप एक बार में आपको कुछ नहीं हो जाएगा। ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है बेसिकली, ये सारे प्लांट फूड ग्रुप, लेकिन आपको ट्रबल होता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना होता है कि ये क्रॉनिक डिजीज का पार्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि हमने खाया और हमें बीमारी हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद सभी लोग छोड़ देते, वेजिटेबल्स, प्लांट्स और जितना कुछ है ना, ये सब अनाज खाना, ये बंद कर देते। इसके जो साइड इफेक्ट हैं इतना डिलेड है, इतना स्लो आता है बॉडी के अंदर, कि तब तक आपको आदत लग जाती है उस चीज को खाने की, और आप उससे बाहर नहीं निकल पाते उस हैबिट से। पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत सीरियसली इफेक्ट कर रहा है ये। इस चीज को हर लोगों को समझना पड़ेगा। तो पहला क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि यहाँ पे मैनिपुलेशन है, प्रोसेसिंग है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ऑल्टरेशन भी हो रहा है हर तरह का। ओके, ठीक। इवन अब तो हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी कर रहे हैं,
फ्रूट्स का साइज आप देखो, सारे फ्रूट्स का साइज बढ़ता जा रहा है ना। पहले हाँ सारे जी, हाँ जी। फ्रूट्स छोटे छोटे होते थे, अब संतरे बड़े बड़े हैं, केला बड़ा बड़ा है, और भी गुआवा बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, मैंगो वगैरह सब कुछ बड़े बड़े हैं, और सारे में शुगर का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। उस तरह से शुगर का विटामिन्स कंटेंट। मिनरल्स का कंटेंट उसमें नहीं है जितना होना हम्म, चाहिए। ठीक। तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो गया। ये सारा कुछ किस में हो रहा है? ये सारा कुछ आपका प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप में हो रहा है ना। हम्म, तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना पड़ेगा, बेसिकली कॉन्स को समझना पड़ेगा प्लांट बेस्ड ईटिंग को, क्योंकि ये सारे कॉन्स आपके साथ प्लांट बेस्ड ईटिंग की तरफ ही हैं। और एनिमल बेस्ड ईटिंग में मैंने बताया, ठीक है, आप जिस एनिमल को ग्रो कर रहे हो, आप उसको अच्छे से रेयरिंग नहीं कर रहे, केयर नहीं कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, एंटीबायोटिक का यूज़ है, सब कुछ है, बट स्टिल वो सुपीरियर है। और जिस भी एंटीबायोटिक को आप देते हो ना किसी भी जानवर में, ऐसा नहीं है कि वो एंटीबायोटिक उसके मीट में पड़ा हुआ रहता है। उसके पास भी अपना लिवर है, उसके पास भी अपना डिटॉक्सिफिकेशन करने का सारा ऑर्गन सिस्टम है, उसको डिटॉक्सिफाई कर जाता है। तो आप खाते हो बेसिकली उसका मसल, एनिमल का। एंटीबायोटिक आप नहीं खा रहे हो, एंटीबायोटिक आपने उस जानवर को दिया, बट वो एंटीबायोटिक उसकी बॉडी में जाके मसल में जाके बैठ नहीं जाता, वो तो बॉडी उसको डील कर लेती है ना। उसके पास भी लिवर है, उसके पास भी अपना ऑर्गन सिस्टम है ना। एग्जैक्टली। तो आप जो उसके मसल को खा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि बहुत पुअर क्वालिटी है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप कहीं से भी आप मैच नहीं कर सकते क्वालिटी वाइज। अगर क्वालिटी वाइज आप, मैं मान रहा हूँ कि एनिमल, जो आजकल जो हम लोग एनिमल बेस्ड फूड है वो भी बहुत बढ़िया नहीं है, प्योर नहीं है, बट आप अगर क्वालिटी वाइज आप कंपेयर करोगे तो कहीं से भी प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप उसके सामने टिकता भी नहीं है, किसी भी एनिमल बेस्ड फूड ग्रुप के सामने। तो पहला क्राइटेरिया हमने ये देख लिया, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन, ये सब नहीं है एनिमल नहीं बेस्ड है। ईटिंग की तरफ। ओके ओके दूसरा ओके। क्राइटेरिया हमारा ये है कि हम देखेंगे मैक्रोज को, क्योंकि मैक्रोज में हमारे पास कार्ब्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। मैक्रोस मतलब? मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जिसको हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं अपनी डाइट में। अच्छा, ठीक है। और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें वाइटामिन मिनरल्स आते हैं, और क्योंकि उसके अमाउंट बहुत कम होते हैं डेली बेसिस पे, तो इसलिए उसको माइक्रो ट्रेस अमाउंट में हमें चाहिए होता है डेली डाइट के थ्रू, इसलिए उसका नाम माइक्रो है और इसका ठीक ठीक मैक्रो है। है। ठीक। और मैक्रोज मतलब में हमारे बेसिकली पास, मैक्रो हाँ, में आप ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में, जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन मैक्रो में आ गया, और विटामिन सी कहते हैं तो वो माइक्रो में आ गया। राइट। कैल्शियम हमारा मैक्रो में आ गया, और कोई भी मिनरल हो गया तो वो माइक्रो में आ गया। एग्जैक्टली। हाँ जी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में तीन ही है बस, ऐसे सिंपली हमें याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ओके और ओके इसके ओके अलावा जितने भी वाइटामिन मिनरल्स, जितने भी तरह के वाइटामिन मिनरल्स हैं, आयरन हो गया, कॉपर, जिंक, ये सब कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। ओके ओके ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स में हमारे पास कौन से मैक्रोज हैं और एनिमल बेस्ड में कौन से हैं। ठीक। तो प्लांट बेस्ड में आते हैं तो मोस्टली जो प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप है ना, उसमें फैट का कंटेंट कम होता है इन जनरल। कुछ एक्सेप्शंस को भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो जैसे सीरियल्स का एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें गेहूं, चावल, ये सब आता है, दाल आता है, लेग्यूम्स, तो इसमें मोस्टली हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसके पास फैट नहीं है, बहुत कम अमाउंट में है, तो इसलिए नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। फैट का सोर्स हम नहीं मानते हैं इन सारी चीजों को, गेहूं को, चावल को, या फिर दाल को, है ना। तो प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप में कार्ब्स है एंड प्रोटीन है साथ में। वहीं अगर एनिमल बेस्ड फूड ग्रुप में आते हैं तो हमारे पास एग्स और मीट में क्या है, प्रोटीन एंड फैट। फैट है, वहां पे कार्ब्स नहीं है। राइट। कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं होता मीट में? नहीं होता है, मतलब जिस तरह से फैट प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप में बहुत कम है, अनाज में, दाल में, उसी तरह से उसमें कार्ब्स है बहुत कम अमाउंट में। तो बहुत हम कम उसको अमाउंट इग्नोर में करके होता। चलते हैं जी। ओके उसको ओके। मान लेते हैं कि उसमें फैट नहीं है प्लांट बेस्ड में, और इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो अब कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि किसी भी खाने को हम अगर लेते हैं तो उसमें वो फूड आइटम में साथ में कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं होना चाहिए। अब प्लांट में कार्ब्स है बट फैट नहीं है, प्रोटीन है फैट वहां नहीं है। पे। एनिमल में फैट है एंड प्रोटीन है बट कार्ब्स नहीं है। तो कार्ब्स दोनों नहीं है। इंडिविजुअली अगर देखते हैं ना, तो फैट एंड
कार्बोहाइड्रेट दोनों साथ में किसी में नहीं, बट कुछ फूड आइटम्स हैं जिसमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट साथ में है, जैसे नट्स एंड सीड्स, जो हम कोई भी नट्स हो गया, जैसे आलमंड्स हो गया, ग्राउंड नट हो गया, या कैश्यूज हो गया, या कैश्यूज हो गए, पिस्ताचियोज हो गया, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, हाँ जितने भी ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं, मैक्सिमम नट्स और सीड्स में, इवन फ्लैक्स सीड हो गया, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये सारे सीड्स, इनमें कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन तीनों चीजें होती हैं। तीनों चीजें होती हैं, राइट। और इवन एनिमल, अगर किसी प्रोडक्ट में अगर बात करें तो डेयरी है, मिल्क है, जिसमें तीनों चीजें हैं, फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स। और इसलिए इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, नहीं माना जाता? नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे कार्ब्स एंड फैट साथ में आ गया है। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी। अब इसको मैं बताता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं तो फिर हम सभी लोग तो दूध पीते हैं, तो मैं बताता हूँ सभी को कि दूध आपके लिए तभी तक जरूरी था जब तक आप ब्रेस्ट फीड कर रहे थे। जिस समय आपकी ब्रेस्ट फीडिंग बंद हुई, उसके बाद से ह्यूमन बॉडी को किसी भी फॉर्म में मिल्क की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि आप तो अपने मदर के मिल्क पे थे ब्रेस्ट फीड के समय, और वो ह्यूमन मिल्क है, तो अब गाय के दूध पे आ गए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सनातनी को फॉलो करते हुए कुछ इस बात को बता रहा हूँ, मेरा जो रैशनल है ना वो साइंटिफिक है, बेसिस जो है। ऐसा किसी चीज को मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, किसी धर्म को या फिर कुछ ऐसा करके। देखिए किसने, ये तो बहुत बड़ा फिर मिसकंसेप्शन हम मान सकते हैं, क्योंकि देखिए एकदम से आप कह रहे हैं कि बादाम गलत हैं खाने, या कैश्यूज या ड्राई फ्रूट्स खाने हमारे लिए गलत हैं, क्योंकि मैं बताता हमने तो बचपन से यही सुना है ना। हमने तो बचपन से यही सुना है कि बादाम खाओ सुबह उठ के 5, और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है आपको लाइफ टाइम। 5 बादाम खाओ सुबह उठ के और आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगी, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आज हम आपसे सुन रहे हैं कि जिसमें फैट और कार्ब्स दोनों आ जाते हैं, वो एट द एंड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं। अब मैं बताता हूँ कि किस सेंस में अच्छा है, किस सेंस में अच्छा नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, फैट और कार्ब्स का साथ में होना अच्छा नहीं है, इसलिए दूध भी पीते हैं ना बहुत लोग, आप देखोगे दूध पीने के बाद बहुत लोगों को अच्छा फील नहीं होता है, गट के लेवल पे ब्लोटिंग, गैस वगैरह बनता है और इंडाइजेशन जैसा होता है। लेकिन दूध पीने की भी एक ऐसी हैबिट बन गई है सभी की लाइफ में कि रात को सोने से पहले दूध पी लेते हैं। जस्ट सोने से पहले दूध पीने की आदत है यहाँ पे इंडिया में, खासकर मैक्सिमम लोगों। उसका तो ये कंसेप्ट माना जाता है ना कि हमने जैसे अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो लैक्टोस होता है दूध के अंदर, वो बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, इसलिए हम रात को पीते हैं कि ताकि उसको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाए उसको डाइजेस्ट होने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो लैक्टोज के लिए नहीं होता है, उसमें एक प्रोटीन होता है केजिन। अच्छा। वो केजिन प्रोटीन होता है और उसको डाइजेस्ट होने में लगता है टाइम। लैक्टोज तो हमारा शुगर है, और लैक्टोज बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर वो एंजाइम है हमारे पास जो काम कर रहा है सही से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो प्रोटीन है उसमें एक वे प्रोटीन हम निकालते हैं दूध से, और एक केजिन प्रोटीन होता है, 2 प्रोटीन। तो वे प्रोटीन तो बहुत लोग मार्केट में पी रहे हैं, इवन एक केजिन प्रोटीन का भी सप्लीमेंट आता है। तो केजिन प्रोटीन को बहुत लोग नाइट में लेते हैं, जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जितने फिटनेस ट्रेनर्स हैं, वो लोग एडवाइस करते हैं कि केजिन प्रोटीन लो, ये स्लोली डाइजेस्टिंग होता है और आपकी बॉडी में ये कंटिन्यूस अमाइनो एसिड का एक सप्लाई बना के रखता है, और इससे आपका मसल ग्रोथ होता है बहुत अच्छा, रिकवरी वगैरह बहुत अच्छा होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वो लोग केजिन प्रोटीन को भी सेल करते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं है वो सब लेने का। केजिन प्रोटीन ऐसा कुछ मैजिक नहीं है कि उसको हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा मसल बिल्डिंग हमारा इंप्रूव हो जाएगा, या फिर हम एक बहुत अच्छी बॉडी बना लेंगे, उसको लेंगे या फिर नहीं लेंगे तो हम नहीं बना पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब मार्केटिंग गिमिक है जो इंडस्ट्री वाले ये सब कर रहे हैं, बोलते हैं कि ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने भी सप्लीमेंट लिया हुआ है पहले अपने, जब भी मैं बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि मुझे करते हुए 18 ईयर्स हो गए, और उस चीज़ को मैं करते हुए मैं समझ पाया हूँ कि सप्लीमेंट्स का रिक्वायरमेंट एक्चुअली नील है, ज़रूरत ही नहीं है किसी भी सप्लीमेंट्स की।
तो मैंने लिया है पहले, और अब मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। लास्ट 8 ईयर्स से तो मैं कुछ सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लिया करता था। तो मैं जैसे जैसे सीखा हूँ वैसे ही वैसे लोगों को अब एडवाइस कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। मैंने भी ओके। बहुत गलती करी, बहुत गलती। तो उस गलती से काफी कुछ सीखा हूँ, और देन अब चाहता हूँ कि वो गलती यूथ हमारे ना करे। मतलब जरूरी नहीं है ना ना कि जिस करें। चीज को मैं फेस किया हूँ वो चीज को वो भी फेस करें, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस समय। इतना सोशल मीडिया का वो भी नहीं था जहाँ पे हम कुछ नॉलेज को गेन कर सकें, या फिर कोई बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर है जिससे हम कुछ सीख सकें, क्योंकि वैसा इन्फ्लुएंसर तो एक्चुअली अभी भी नहीं है। तो सीखने को तो मिलेगा नहीं, बट अगर मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को तो लोगों को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ ना बहुत साइंटिफिक है और बहुत जेन्युइन है। हो सकता है अच्छा नहीं लगे, अच्छा नहीं लगना, इमोशन को सेटिस्फाई नहीं करना अलग चीज़ है, बट जो फैक्ट है वो वही रहेगा, है ना। तो मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ कि कार्ब्स एंड फैट, क्योंकि नट्स एंड सीड्स में है, इवन डेयरी में भी है, मिल्क में है। स्पेशली मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से जब हम बटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, चीज़ को करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि उसमें शुगर का कंटेंट कम हो जाता है। फर्मेंटेशन है ना। इवन बटर भी हम निकाल रहे हैं या फिर घी निकाल रहे हैं तो उसमें क्या है, शुगर लगभग चला जाता है। चीज़ भी है तो वो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट चला जाता है। इसलिए हम उन प्रोडक्ट्स को अलाउ करते हैं खाने के लिए, डेली बेसिस पे हम खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फैट कार्ब साथ में था, इवन प्रोटीन भी था, प्रोटीन को तो साइड कर देते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। फैट और कार्ब्स क्योंकि साथ में था, तो वो कार्ब्स का अमाउंट हमारा निकल गया चीज़ में, बटर में, घी में, तो इसलिए वो हेल्दी है डेली बेसिस पे खाना। लेकिन दूध पीना, क्योंकि दूध में कार्ब्स और फैट है। अगर आप स्किम्ड मिल्क ले रहे हो, पूरी तरह से फैट फ्री मिल्क ले रहे हो, तो अलग बात है। हालांकि वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा शुगर ही है। तो ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब तो नहीं पीना है, लेना है डाइट में। तो वहां पे एडवांटेज हमें ये मिल जाता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के जो हम आइटम्स को खा रहे हैं, चीज को, बटर को, घी को, इससे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हट जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है ऑलमोस्ट। तो इसलिए उन आइटम्स को खा सकते हैं। एनिमल प्रोडक्ट में एक मिल्क है जो मैं रिकमेंड करता हूँ किसी को नहीं पीने के लिए, किसी को नहीं लेना है डेली बेसिस पे। और नट्स एंड सीड्स भी डेली बेसिस पे नहीं लेना है। मैं ओके। ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग नट्स एंड सीड्स खाएंगे वो बीमार ही पड़ जाएंगे या फिर कुछ उनको सीरियस नुकसान हो जाएगा, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो उसको नहीं लेंगे ना तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नट्स सीड्स ना आपकी डाइट का बेस नहीं बन सकता है। कभी आप कभी भी थाली में एक थाली पूरे नट्स लेके नहीं बैठ सकते हो, वो खाना का बेस नहीं हो सकता है कभी, है नहीं ना। हो सकता, नहीं हो सकता। वो आप स्नैक्स में ले सकते हो, कभी आपको खाना अवेलेबल नहीं है तो आप उस तरह से उसको खाते हो, हाँ, जैसे उसको आप सफ़र स्नैकिंग कर रहे हो, मंचिंग की तरह यूज कर सकते हैं उसको। जर्नी कर रहे हो, तो आप फ्राइड पीनट्स को आप ले लोगे अपने साथ, या कैश्यूज को ले लोगे, कुछ भी ले लोगे। तो इसलिए ना उसका जो पर्पस है ना वो वही है कि अगर आपको मेन फूड अगर अवेलेबल जब नहीं रहता है आपके आसपास, तब आप उसको खाते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में, हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे पास मेन खाना तो अवेलेबल है ही। हम आदि मानव की तरह थोड़ी जी रहे हैं कि हमारे पास आज कुछ नहीं है हंट करने के लिए, या फिर मीट नहीं है, कुछ जानवर नहीं है जिसको हम हंट करके नहीं खा सकते हैं, तो खाना नहीं है तो चलो नट्स खा लेते हैं। ऐसा तो है नहीं, आपके पास अवेलेबल है सब कुछ, मीट एंड एग्स मोस्टली। तो आपकी आपकी लाइफ में जब वो सब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसको अगर डेली खा रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ के खाने का ना एक साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए कि हम क्यों खाएं। तो जिस फूड का पर्पस जो है उसको हम उसी तरह से खाएंगे ना, तो भी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो नट्स एंड सीड्स का पर्पस यही है कि हम इसको तब खाएंगे जब हमारे पास कोई और फूड का ऑप्शन ना हो, है ना। लेकिन हमारे पास फूड का ऑप्शन है बट स्टिल हम उसको खा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डाइट का बेस है ना वो एनिमल बेस्ड फूड नहीं है, वो मोस्टली सीरियल्स बेस्ड फूड है हमारा डाइट। सीरियल पे, अनाज पे हम अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आपके पास एक कांस्टेंट एक हंगर बना हुआ रहता है, भूख लगी रहती है, और भूख लगी रहने की वजह से आप स्नैक्स खाते हो, क्योंकि पूरे दिन तो आप चावल रोटी खाओगे नहीं, 2 टाइम 3 टाइम चावल रोटी खाओगे, और बीच बीच में जो भूख लगती है उस भूख को आप सेटिस्फाई करते हो नट्स और सीड्स खा के। तो जब तक आप डाइट का बेस नहीं बदलोगे ना, तब तक आप स्नैक्स ये करते रहोगे, नट्स और सीड्स ये सब खा करके आप ये बोलते रहोगे कि मैं बहुत हेल्दी खा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है डाइट का वही हेल्दी नहीं है। और उसके रहने की वजह से ये नट्स और सीड्स आपकी लाइफ में बना हुआ है डेली बेसिस पे। जैसे मैं तो नहीं खाता हूँ कभी नट्स एंड सीड्स।
क्योंकि मुझे स्नैक्स की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। ओके। और तो कार्ब्स और फैट का साथ में रहने का मतलब बस ये होता है कि वो आपको वेट गेन कराता है। जब भी कार्ब्स और फैट साथ में होगा ना, तो आप वेट गेन बहुत तेजी से करते हो, स्पेशली फैट गेन। वेट गेन का मतलब हुआ मेरा फैट गेन, मसल गेन तो नहीं करोगे फैट बैठे गेन, बैठे। चर्बी चर्बी बढ़ती है हमारी चर्बी, बॉडी के अंदर। एग्जैक्टली, चर्बी बढ़ेगी बहुत जल्दी। और इसलिए लोग नट्स खिलाते हैं दूध में डाल करके, उसमें छुहाड़ा किशमिश। आप देखो कैसे वेट गेन होता है लोगों का ये सब खाकर। हाँ, जब मैंने क्योंकि मैं भी जब जिम अभी अभी ज्वाइन किया मैंने जिम, तो जो गेनिंग पे चल रहे हैं, जो बहुत पतले पतले लड़के होते हैं वो गेनिंग पे चलते हैं, तो उनको यही चीज रिकमेंड करते हैं ट्रेनर्स कि दब के आप छुहारे खाओ, जी आमंड खाओ, कैश्यूज खाओ, ये आप दूध में मिला के केला डाल के सब कुछ का एक शेक बना लीजिए, वो प्रोटीन शेक से भी ज्यादा अच्छा होता है जो गेनिंग पे चल रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर हम जब कार्ब्स और फैट को एक साथ लेंगे तो हमारी बॉडी में चर्बी फैट बढ़ेगा और जिससे हम वेट गेन करेंगे। राइट। अब क्योंकि नट्स एंड सीड्स को हम इतने ह्यूज अमाउंट में नहीं लेते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिख नहीं पाता। वो लगता नहीं कि ये वेट गेन करा सकता है क्योंकि हम थोड़ा खा रहे हैं। लेकिन आप जस्ट एज्यूम करो कि आप रोटी चावल हटा दो, आप अपनी डाइट का बेस बना लो नट्स एंड सीड्स। अब दिन भर बस नट्स एंड सीड्स खाओ, देखो कैसे फटाक से वेट गेन होता है। वो पहली तो बात तो पॉसिबल वो ही नहीं है ना। हाँ, इससे पहले कि आपका वेट गेन हो ना, उससे पहले आपका पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब हो क्योंकि जाएगा। जी, नट्स एंड सीड्स इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है पेट के लिए, वो ब्लोटिंग गैस बहुत होता है उससे। और वो टॉलरेट आप नहीं कर पाओगे। इससे पहले कि आप सिग्निफिकेंट वेट गेन करो, चर्बी बढ़ाओ, उससे पहले ही आपका पेट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। पेट के लेवल पे आप कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सही कॉम्बिनेशन नहीं है। और नट्स एंड सीड्स का दूसरा प्रॉब्लम यह है कि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सारे प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स में ना एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो खुद के डिफेंस के लिए वो एंटी न्यूट्रिएंट्स को रखा है, ताकि उसे कोई खाए तो उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो और फिर वो दोबारा ना खाने की कोशिश करे उस प्लांट को। ये मोटो है बेसिकली प्लांट का, वो यही चाहता है। और वो ये कर पाता है इसलिए क्योंकि उसके पास एंटी न्यूट्रिएंट है। जैसे बहुत कॉमन, जैसे ग्लूटेन हो गया, एक ऑक्जेलेट होता है, एक फाइटेट्स होता है। ये सारे एंटी न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं हमारे पेट को बहुत सीरियसली अफेक्ट करता है। और इवन स्टोन्स भी बनाता है। जैसे पालक में बोलते हैं ऑक्जेलेट बहुत है, इसलिए जिनको पथरी का प्रॉब्लम उनको पालक खाने के लिए जनरली मना किया जाता है। मना किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट का। और इस चीज़ को हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, हम रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि प्लांट में जितना न्यूट्रिएंट्स है ना, वो प्लांट के लिए है। प्लांट हमें न्यूट्रिशन देने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो प्लांट अपने लिए रखता है न्यूट्रिएंट्स को। क्योंकि प्लांट भी तो ग्रो कर रहा है, उसकी भी तो पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, उसमें भी वो सारे मेटाबॉलिज्म, सब कुछ केमिकल रिएक्शन, सब कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो वो उसके लिए मैग्नीशियम अगर किसी प्लांट बेस्ड फूड आइटम में है तो वो उस प्लांट के लिए है। उस प्लांट को अगर हम खाएंगे तो हमें वो मैग्नीशियम नहीं मिल पाएगा उस तरह से जितना उसमें है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं हम बेवकूफ़ बन रहे हैं अगर हम प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स को खाते हैं ये मानकर कि इसमें जिंक बहुत है, इसमें मैग्नीशियम बहुत है, पोटेशियम बहुत है, तो हमें सब मिल जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है। नहीं, हमारी बॉडी उसको नहीं ले पाती, सेल के लेवल पे एब्जॉर्ब कम होता है, वो निकल जाता है। हम मुंह से लेते हैं, नीचे से निकल जाता है। तो ये दूसरी बात हो गई, ये कॉम्बिनेशन की बात हो गई। तो अगर हम प्लांट बेस्ड फूड ग्रुप खाते हैं, नट्स एंड सीड्स को हटा दें, सिर्फ अनाज और फल ये सब खाते हैं, सब्जी, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है, फैट नहीं है। फैट नहीं है। लेकिन वो डाइट सस्टेनेबल नहीं है। उसको आप खाते हुए आप टू सम एक्सटेंट कुछ सालों तक आप हेल्दी रह लोगे, बिना फैट के आप हेल्दी नहीं रह पाओगे लॉन्ग टर्म में। क्योंकि अगर डाइट में आप फैट को एंटायरली हटा दिए तो फैट सॉल्युबल जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, अब इनको एब्जॉर्ब होने के लिए फैट चाहिए डाइट में। तो जब आपकी डाइट में फैट नहीं होगा तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो आपको डेफिशिएंसी होने लगेगी इन सारे विटामिन्स की। ओके। तो इसलिए ये सस्टेनेबल प्लान नहीं हो सकता है कभी भी। हो सकता है आप इसको खाते हुए, अनाज खाते हुए, फल खाते हुए आप कुछ सालों तक रह लो। अब यहाँ पे कुछ लोग आएंगे एग्जाम्पल दें कि भाई मेरे एक साधु को मैंने देखा है वो तो हेल्दी है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ अनाज और फल खा के हेल्दी हैं? बहुत कम लोग हैं, नहीं है, बहुत कम है। अगर कोई हेल्दी है भी तो आप देखो वो कॉम्प्रोमाइज है कहीं ना कहीं। आप उसको हेल्दी कह रहे हो बस,
वो हेल्दी है नहीं, वो समय से पहले बूढ़ा हो गया है, उसकी बॉडी से पूरा मसल मास निकल गया है, क्योंकि डाइट में जो प्रोटीन था वो प्लांट प्रोटीन था, वो हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं होता ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज वो बैठा हुआ है आराम से और पूजा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वो हेल्दी है। वो ठीक है, उसके माथे में हो सकता है बाल बहुत हो, सिर्फ वही एक निशानी नहीं है बाल रहना। क्योंकि बाल का रहना, बाल का नहीं रहना बहुत ज्यादा हेल्थ से उसको मतलब नहीं होता, मेटाबॉलिक हेल्थ से नहीं स्पेशली। होता। तो वो तो वो हेरिडिटरी कमजोर भी है। होता है शायद से। हाँ, जितने भी हम साधु संत को देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया मस्कुलेचर उनका नहीं है, मैनलीनेस नहीं दिखता है उनमें। क्यों? क्योंकि वो डेफिशिएंट है डाइट, प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है, फैट भी प्रॉपर नहीं खाते हैं वो लोग। तो बस जी रहे हैं किसी तरह, तो उस तरह से तो आप जी तो सकते ही हो। वो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। हेल्थ का मतलब, हेल्दी रहने का मतलब होता है कि आपकी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है तो आप हेल्दी हो गए, नहीं। हेल्दी का मतलब है आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, प्लस एट द सेम टाइम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, आप फिजिकली सोशली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, आपका सोशल इंटरेक्शन अच्छा है, इमोशनल वेलबींग अच्छा है, ये सब कुछ आता है हेल्थ में। और लोग हेल्थ को ये समझते हैं कि मुझे बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, बस थोड़ा मैं सा पेट पतला है तो मैं हूँ हेल्दी हो और गया। हाँ। नहीं, हेल्दी कैसे हो गया आप? पेट तो निकला हुआ है आपका, हम्म हेल्दी नहीं है आप। दिखने में भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आपका मसल लॉस पूरा हो रखा है, हेल्दी कहाँ बोलेंगे इसको, है ना? तो हेल्थ को किस आपको नज़र से देखना है, आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, किस किस व्यू पॉइंट को ध्यान में रखना है किसी को हेल्दी कहने के लिए, इसका पहले पिक्चर क्लियर होना चाहिए। किसी को देख लिए बीपी की दवा नहीं चल रही है, शुगर की दवा नहीं चल रही है, बोल दिया हेल्दी है। नहीं, हेल्दी नहीं है, कोई हेल्दी नहीं है मेरी नज़र में। हर लोग अपने एज से ज़्यादा दिख रहे हैं आज की डेट में, और हर लोगों का मसल मास लूज हो रहा है बहुत तेज़ी से। अर्ली 20s में, लेट 20s में लोग अब लेट 30s के दिखते हैं। बहुत बुरी हालत है सबकी, मेरा कहने का बस ये मतलब है। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन से हमें दूर रहना है जहां पे फैट और कार्ब साथ में है, और फैट और प्रोटीन जहां पे साथ में है, वो कॉम्बिनेशन फूड आइटम्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और ये फैट एंड प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है, ये एनिमल बेस्ड ईटिंग में ही होगा, प्लांट में नहीं होगा, होगा। प्लांट में नहीं जैसे होगा। एग्स एंड ओके। मीट, बहुत सिंपल है। क्योंकि मैंने बताया कि कार्ब्स एंड फैट जब भी आता है साथ में, ये ओबिसिटी कराता है, वजन बढ़ाता है, शुगर कराता है, डायबिटीज, बीपी, सब कुछ इस कॉम्बिनेशन से आ रहा है। और इस कॉम्बिनेशन को कट करने का बहुत सिंपल तरीका है, अनाज को हटा देना। और जब हम अनाज को हटाएंगे तो हम इधर आ जाएंगे जो भी मीट बेस्ड। नॉनवेज फूड आइटम्स की तरफ। और नॉनवेज फूड आइटम्स में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऑलमोस्ट नील है, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो जाता है, इसलिए। तो तो किसले हो सकता है कि शायद इन बातों से हमारी ऑडियंस डिसएग्री हो कहीं ना कहीं। बहुत लोगों के अपने अपने व्यूज होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगा, अगर आप थोड़े से भी डिसएग्री हैं इस बात से, तो हमारे कमेंट सेक्शन फ्री है, तो वहां पर जाकर अपना व्यू आप जरूर लिखें। हो सकता है कि उन व्यूज को हम अगले पॉडकास्ट में जरूर कवर करें। अगर एग्री भी हैं तो भी अपना व्यू हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जब ये वीडियो एंड हो जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो किसलिए प्लीज कंटिन्यू। हाँ, एक मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कोई अगर ओबीज हो गया, किसी का वेट, फैट बहुत, चर्बी बहुत बढ़ गया शरीर में, किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो गया, तो जनरल जो आप देखोगे ना, क्या होता है कि आप किसी के पास भी जाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो या डाइटिशियन के पास जाते हो, तो वो जनरली क्या कहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना खाना है जो वहाँ पे फैट नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो डाइटिशियन डॉक्टर है वो क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि जहाँ पे फैट नहीं है आप वो खाना खाओ, लो फैट डाइट करो, लो फैट आपकी डाइट। चर्बी चली जाएगी। तो उसके पीछे कारण ये है चर्बी जाने की। ऐसा नहीं है कि आप फैट लो करोगे तब आपकी चर्बी जा रही है, नहीं। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप कार्ब्स और फैट साथ में बंद कर रहे हो अगर फैट लो कर रहे हो तो। क्योंकि पहले आप दोनों साथ में खा रहे थे। किसी की डाइट लो फैट डाइट नहीं है आइडियली, मैक्सिमम पॉपुलेशन सब हाई फैट हाई कार्ब्स की तरफ ही है। और ये कॉम्बिनेशन है ऑलमोस्ट अच्छे खासे रेशियो में, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो में चल रहा होता है, इसलिए फैट गेन हो रहा है।
और जब हो जाता है तब आप लो फैट की तरफ स्विच करते हो। और लो फैट से आप इसलिए चर्बी को घटा पा रहे हो क्योंकि वो कॉम्बिनेशन को आपने हटा दिया जो आप पहले खा रहे ओके। होते हो, कॉम्बिनेशन को। और उसी चीज को आप एक और चीज से कर सकते हो, जब आप डाइट से कार्बोहाइड्रेट को हटा दो। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट का हटा दोगे तब भी आप कॉम्बिनेशन को हटा दोगे, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को हटाने के लिए आपको प्लांट्स को हटाना पड़ेगा, और फैट को हटाने के लिए आपको एनिमल बेस्ड फूड आइटम्स को हटाना पड़ेगा। तो इवन अगर ओके। एनिमल बेस्ड ईटिंग करते हो तो वहां पे क्या हो रहा है, आप कार्बोहाइड्रेट को हटा रहे हो, फैट एंड कार्ब्स आपका कॉम्बिनेशन जो है वो हट रहा है, वो कॉम्बिनेशन, और इसलिए आप फैट लूज करते हो उस डाइट पे भी। तो फैट लूज आप कर जाओगे दोनों डाइट पे, लेकिन ओवरऑल हेल्थ आपका किस में सही रहेगा ये भी तो देखना है ना। सिर्फ ये चर्बी भी नहीं देखना घटानी है आपको, आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ को ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म हेल्थ आपका तभी सही रहेगा जब आपकी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को ले पाएगी आपके खाने के थ्रू, और वो तभी पॉसिबल है जब मोस्टली एनिमल बेस्ड फूड होगा आपकी डाइट में। दो क्राइटेरिया हमारा निकल गया, पहला मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो सब प्रोसेसिंग। दूसरा कॉम्बिनेशन, फैट एंड कार्ब्स नहीं होना चाहिए साथ में। तीसरा क्राइटेरिया है हमारा, हमारा वैसा फूड ग्रुप होगा जिसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी बहुत होगी, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें, प्रोटीन, फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, जिंक, सेलेनियम, आयोडाइन, आयरन, जितने सारे हैं ये सब न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ मिलेगा। विटामिन ऐसी सी, चीजें भी विटामिन होती ए, हैं? विटामिन बी, है ना। ऐसी चीजें होती हैं? कैसी चीजें? जैसे आप कह रहे हो कि ऐसा फूड ग्रुप आ जाता है जिनमें ये सारी चीजें होती हैं, तो क्या हाँ ऐसी बिल्कुल, चीजें एग्जिस्ट वही करती हैं वही हमारी मैं लाइफ बता में? रहा हूँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब इस सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक जगह पे मिल जा रहा है, और वो न्यूट्रिएंट जो आपको एक खाने से मिल जाए वो होता है मीट, है ना। और आप किसी भी खाने को क्यों खाते हो, आपकी थाली में जनरली क्या होता है, आप रोटी, दाल, सब्जी, चावल, सैलेड, आप सब कुछ क्यों रखते हो थाली में, जिसको हम टिपिकली बैलेंस डाइट बोलते हैं। आप इसलिए वहां पे रखते हो ये सारी चीजें क्योंकि आपको सिर्फ रोटी से सब कुछ नहीं मिल सकता, आपको सिर्फ दाल से नहीं। सब कुछ नहीं मिल सकता, है ना। इसलिए आप थोड़े से सैलेड भी रखते हो, उसमें कुछ आपको वहां से विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। तो होलसम फूड वहां पे आपका कहने के लिए है बस, लेकिन किसी एक फूड से आपका सारा न्यूट्रिएंट्स सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, अब नहीं आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं। लेकिन एनिमल बेस्ड ईटिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कोई भी मीट खाओ, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आपका उस फूड ग्रुप से मिल जाता है आपको, लगभग। इसलिए आप कभी भी नॉनवेज खाते हो तो आप, एक हैबिट होगा वो सैलेड लेने का, वो अलग चीज़ है। आप कभी उसके साथ कोई सब्जी नहीं लोगे, आपको दाल लेने की जरूरत नहीं है उसके साथ। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आपको जरूरत महसूस नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो अपने में फुल है, वो खाना होल फूड है बेसिकली, और आपकी बॉडी को भी वो सेटिस्फाई बहुत अच्छे से करता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार यार सैलड नहीं है तो चटनी नहीं है तो चोखा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी को लगती है, बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, अच्छे से उसको यूज कर पाती है, और इसलिए आपको भूख भी नहीं लगती है बार बार वो सारे खाने को खाने से। ओके। तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी को देखते हुए अगर हम जाएं तो वहां पे भी एनिमल बेस्ड फूड सुपीरियर है, तीसरा क्राइटेरिया। अब न्यूट्रिएंट डेंसिटी का होना ये नहीं बताता कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि किसी प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स में मैग्नीशियम बहुत है, पोटेशियम बहुत है। इवन नट्स एंड सीड्स में आप जाएंगे तो उसमें लोग मैग्नीशियम के लिए बहुत वो रहते हैं पागल, कि भाई मैग्नीशियम बहुत है चलो खाते हैं, ये पंपकिन सीड्स ये वो। लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स बस प्लांट्स में है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर उस न्यूट्रिएंट्स को खाओगे, उस प्लांट्स को खाओगे तो वो न्यूट्रिएंट्स भी आपको उसी अमाउंट में आपकी बॉडी को मिल जाएगा। वो उसका कंटेंट है उसके अंदर, मैग्नीशियम का कंटेंट उस प्लांट बेस्ड फूड आइटम में है, लेकिन आप जब खाओगे तो आपकी बॉडी को उतना अमाउंट मिलेगा नहीं, वो वेस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा आपके स्टूल के थ्रू, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। क्योंकि उसके साथ एंटी न्यूट्रिएंट भी है, जिसको ध्यान में कोई रखता ही नहीं है, कोई डाइटिशियन नहीं बात करता है इस पे, कोई डॉक्टर्स बात नहीं करते हैं इस पे। तो एंटी न्यूट्रिएंट क्या कर रहा है, वो खुद के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने से रोक रहा है हमारी बॉडी में, है ना। तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत है लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एंटी न्यूट्रिएंट भी है, और ये सेम एंटी न्यूट्रिएंट यहाँ पे एनिमल बेस्ड फूड में नहीं है, मीट में नहीं होता, एग्स में नहीं होता, बहुत लिटिल अमाउंट में है वहां पे, अगर कुछ है भी तो।
तो वो बहुत ज़्यादा हमें सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करता सीरियसली। तो ये एडवांटेज है यहाँ पे एनिमल बेस्ड फूड आइटम्स का। और चौथा क्राइटेरिया हमारा ये है कि अगर हम किसी खाने को खाएं तो हम वजन नहीं बढ़ना चाहिए, हमारी चर्बी नहीं बढ़नी चाहिए उस खाने को खाते हुए। अगर किसी खाने को खाते हुए हमारी चर्बी बढ़ रही है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम ये ब्लेम करने लगते हैं कि हम ज़्यादा खा रहे हैं शायद किसी चीज़ को, या फिर शायद हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं शायद इसलिए चर्बी बढ़ रही है। ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा खा रहे हो तो इसका मतलब है वो खाना गलत है आपके लिए, तभी आप ज़्यादा खा रहे हो। क्योंकि सही खाना होता तो आपको स्टॉप कर देता, वो बोल देता कि अब मत खाओ, बहुत हो गया, बॉडी के लिए इनफ है इतना, है ना। जैसे हम मैगी खाते हैं तो मैगी कभी सिग्नल नहीं देगा कि बहुत मैगी खा लिया, 10 पैकेट खा लिया, बंद कर दो, नहीं देता है सिग्नल। चिप्स सिग्नल नहीं देता, आप खाए चले जाते हो, ठीक है। तो आप उसको खाते हुए कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि भाई चिप्स ज्यादा खा लिया इसलिए वजन बढ़ गया। आप चिप्स खा क्यों रहे थे, क्वेश्चन मेरा ये होगा पहला, राइट। क्योंकि आप चिप्स खाते हुए खुद को रोक नहीं पाओगे, वो आपको और प्रमोट करता है, ज्यादा खाने के लिए प्रमोट कर रहा है, एडिक्टिव होता है बहुत, वो एडिक्टिव भी है बिल्कुल। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये किसके साथ आ रहे हैं, मुझे तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा एनिमल बेस्ड फूड आइटम में। आपको मैं मीट देता हूँ 1/2 किलो, उसको आप एक बार में खा के दिखाओ, कोई भी दिखाए खा के, नॉर्मल एक एवरेज इंसान जो है नहीं खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। अगर खा भी लिया तो पूरे दिन फिर खाना नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। तो इसलिए मैं दिन भर में बस एक बार खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे ऐसा माइंडफुली मैं कर रहा हूँ कि मुझे टाइम दे के खाना होता है, नहीं, मुझे भूख ही नहीं लगती एक टाइम खाने के बाद, और दिन में एक बार खाता हूँ। और ऐसा करते आ रहा हूँ पिछले लास्ट लगभग 4-5 सालों से। हाँ, मैं देख रहा था आपकी स्टोरीज को, और मैं अपनी ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा, अगर आप ये रोज की डॉक्टर किशले की रोज की मील्स को आप अगर देखना चाहते हैं कि सुबह शाम दोपहर ये क्या खाते हैं और कैसे ये जी रहे हैं और इनकी इतनी अच्छी बॉडी का राज क्या है, तो जाकर इनके इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अभी जरूर दे देंगे। ठीक, अब हाँ जी। हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी खाने को खाते हुए हमें मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए हमारा। तो वो खाना का जो आइटम होगा वो भी किस क्लास से बिलोंग करेगा, वो भी प्लांट बेस्ड फूड आइटम से ही बिलोंग करता है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि प्लांट बेस्ड फूड आइटम भी वो प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है हमें क्योंकि हम पैकेज्ड फूड खा रहे हैं। अगर हम प्योरली इस पे आ जाएं कि हम सिर्फ अनाज खाएंगे, फल खाएंगे, तो शायद वो प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आए जिस तरह से लोग सफर कर रहे हैं अभी। क्योंकि चिप्स खाना, मैगी नूडल्स खाना ये बहुत कॉमन हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आप सिंपली अगर फैट को हटा भी दिए डाइट में तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप चर्बी घटा लोगे लेकिन वो हेल्दी नहीं होगा ओवरऑल हेल्थ के लिए। इसलिए आपको हर कुछ ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आपको मोटापा हो रहा है, आपको सिर्फ मोटापा ठीक करना है तो ठीक है, आप करो, आप मत खाओ नॉनवेज। आप ठान लियो कि मुझे नहीं खाना नॉनवेज, कुछ धर्म आपका भ्रष्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप चले जाओ उस खाने पे जो वीगन डाइट बोलते हैं, जिसमें फैट नहीं होता है, ऑलमोस्ट बहुत लो फैट डाइट होता है। ऑलमोस्ट पूरे डेली बेसिस पे लगभग 10 ग्राम समथिंग फैट खाते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं खाते। तो उसमें भी आपकी चर्बी चली जाएगी, लेकिन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आने वाले समय में फिर कुछ सालों बाद। तो ये 4 क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है। अगर इस 4 क्राइटेरिया में कोई फूड ग्रुप है जो 4 क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है, तो आप डिसाइड कर लो कौन सा फूड ग्रुप आपके लिए होना चाहिए। क्योंकि मेरा कोई बायस नहीं है यहाँ पे, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को बोलने के लिए मुझे कुछ पे कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है ना। जी जी जी। मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ करंटली। मैं स्पॉन्सर कुछ नहीं करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी टीम का इंस्टा पे डीएम आता रहता है। मैं वो सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली जेन्युइन है कि नहीं, और वो रिक्वायर्ड है कि नहीं बॉडी के लिए। क्योंकि मैं बहुत होल फूड को प्रमोट करता हूँ, और होल फूड मेरे नज़र में वही है जो एनिमल बेस्ड फूड में जो भी आइटम है। प्लांट बेस्ड फूड को मैं प्लांट्स को फूड मानता ही नहीं हूँ बेसिकली। ओकेजनली आप कभी खा ले तो वो अलग चीज़ है, लेकिन डेली आपकी लाइफस्टाइल में वो डेली बेसिस पे आपकी डाइट में होगा तो आप बीमार हो जाओगे। सिंपल सी बात है। इसलिए मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मुझे एज ए डॉक्टर कुछ प्रमोट करने की ज़रूरत है जो आपकी डाइट में नहीं मिल रहा है और आपको वो सप्लीमेंट चाहिए।
मैं तो बता ही रहा हूँ ऐसी डाइट जहाँ पे आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत ना पड़े। सप्लीमेंट लेने की तो मैं जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं क्यों प्रोडक्ट सेल करूंगा? तो इसलिए मुझे कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। मैं बस वही बताना चाह रहा हूँ जो एक्चुअली सही है, जो फैक्ट है। और आपको अच्छा लगेगा तो आप फॉलो करो, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ किसी को। मैं तो बस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आपको करना है आप करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप अपने ऊपर अप्लाई भी कर रहे हैं और आपके ऊपर दिखता है कि बहुत अच्छी अप्लाई हो रही है वो। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो इस तरह से हम इस 4 क्राइटेरिया को डिस्कस करके हम ये इस कंक्लूजन पे आ गए कि हमारे लिए हेल्दी फूड क्या है और किस फूड ग्रुप को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में रखना है और किसको कम से कम रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं इंटायरली मैं बोल रहा हूँ कि एकदम मत खाओ, कभी मत खाओ, नहीं। आपको प्रायोरिटी देनी होगी एनिमल बेस्ड फूड को। कभी कभी ओकेजनली आप कभी कुछ खा सकते हो, कभी नट्स खा लिए, कुछ खा लिए, क्योंकि कभी ना कभी आप सफ़र तो कर रहे हो ना, हमेशा तो नहीं मिलेगा कुछ भी आपको अंडे और मीट। आप उसके लिए रखो, रिजर्व करके रखो, उन सारे समय के लिए, जर्नी के लिए रिजर्व करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप घर पे मतलब वही बैठे है, हो कोई। पहले जब हम 20-80 को मानते हैं कि हम पहले 80% प्लांट बेस्ड खा रहे थे और 20% मीट बेस्ड खा रहे थे, तो उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा कि अब हमको 80% मीट बेस्ड पे आना पड़ेगा और 20% जो हमारा इधर उधर का होता है वो हमको प्लांट बेस्ड पे एग्जैक्टली आना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी कुछ लोग बोले हैं कि भाई मीट खाने वाले लोग भी तो बीमार हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मीट को खाना सिर्फ ये नहीं बोलता कि आप बीमार नहीं होगे। मीट आप कितना खा रहे हो और उसके साथ क्या खा रहे हो वो भी मैटर करता है। अगर आप मीट को खा रहे हो एक थाली चावल के साथ और 2 पीस मटन ले लिए, तो वो मीट खाना नहीं हुआ, वो चावल ही खाना है। चावल आपका जो खाना हो। बेस है डाइट का वो सीरियल बेस्ड ही हो गया अभी भी। आप सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन हो, है ना? ये सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन ऐसे लोग हैं। तो इंडिया में जो भी नॉनवेज खा भी रहे हैं ना, तो वो सो कॉल्ड है। कोई हार्ड को नॉन वेजिटेरियन कोई नहीं है। सब लोग चावल रोटी के साथ मीट खा रहे हैं इसलिए बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था फैट एग्जैक्टली एंड कार्ब एग्जैक्टली। साथ में नहीं होना चाहिए। और मटन में, चिकन में जो भी आप प्रिपेयर जिस तरह से करते हो, फैट यूज करते हो उसमें, ऑयल में बनाते हो। और दूसरा, आप चावल और रोटी में कार्बोहाइड्रेट बहुत है। तो दोनों के अमाउंट को हाई कर दिए, मोटापा होता है, डायबिटीज होती है उससे, सब कुछ हो रहा है उसी से। तो खा रहे हो तो कितना खा रहे हो वो मैटर करता है। अगर कम खा रहे हो तो उसको बढ़ा देना है और एट द सेम टाइम आपको चावल रोटी को कम करना होगा, तभी आप कम हेल्दी हो करना पाओगे। होगा। ब्लेम वो नहीं तो फिर करना है कि वही आ आप। गया ना कि अगर आप चावल खा रहे हो तो आपका वो पहला वाला वो जो चीज कह रहे हैं कि आप कि कार्ब्स और फैट साथ में नहीं लेना, अगर हम वही चिकन के साथ चावल खा रहे हैं तो फिर तो वही वाला चीज हो गया ना, हम कार्ब्स वही और हो गया फैट को बिल्कुल, साथ में ले रहे तभी तो हैं। बीमार हो रहे हैं लोग, वही। और तब भी जब बीमार हो बीमार रहे होते हैं तो हैं। बोलते हैं कि यार नॉनवेज खाता था इसलिए डायबिटीज हो गया, है ना? कभी कोई ये नहीं बोलता कि चावल खा रहा था तब बीमार हो गया। तो उसके बाद डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर बोलता है कि नॉनवेज बंद कर दीजिए, डायबिटीज हो गया आपको। तो ना ही एग्जैक्टली आपको अलग अकेला आपको चावल डायबिटीज कराया और ना ही अकेला आपको नॉनवेज डायबिटीज कराया। एक्चुअली कॉम्बिनेशन है जो वर्क कर रहा है डायबिटीज कराने में, है ना? तो कॉम्बिनेशन को हटाना है और कॉम्बिनेशन को हटाने का बहुत सिंपल तरीका है एनिमल बेस्ड ईटिंग करना। तो डायबिटीज होने के बाद आप नॉनवेज क्यों बंद कर दिए? आपको तो नॉनवेज ही खाना है अब आपको चावल को हटाना पड़ेगा। आप उल्टा काम कर रहे हैं। आप चावल को खाते हुए नॉनवेज को पूरा हटाइएगा तो डायबिटीज कभी कंट्रोल नहीं होगा आपका पूरी तरह से, नॉर्मल नहीं आ पाएगा कभी भी ब्लड शुगर। कॉमन सेंस भी लगाना है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने कह दिया तो हम उसी को मान लेंगे। कॉमन सेंस लगाना है कि अनाज में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या खाना चाहिए एक डायबिटीज के पेशेंट को? ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो ग्लूकोज खाना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये चीज है। तो किसले मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया मेरे क्वेश्चन का और हमारी ऑडियंस को भी ये सुनकर बहुत मिथ्स बस्ट हुए होंगे उनके। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं किसले। बिल्कुल। तो वैसे तो हमको पता चल ही गया कि आपने सब कुछ बता दिया कि बैलेंस हमको रखना पड़ेगा कार्ब्स फैट्स एंड जो भी प्रोटीन के बीच में। आपने पूरा हमको एग्जैक्टली समझा दिया। तो एक जैसे अभी एक नया कंसेप्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, बैलेंस डाइट लेना।
तो आप इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बताएं, क्योंकि आप पहले बता चुके हैं बैलेंस कैसा होता है, बैलेंस बनाकर चलना। तो इसको जी थोड़ा शॉर्ट रखना कि बैलेंस डाइट एग्जैक्टली है क्या, और ये हमको कैसे फायदे दे सकती है हमारी बॉडी को। जी, इसको शॉर्ट में मैं इसलिए भी रखूंगा क्योंकि बैलेंस डाइट पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है अपने चैनल पे। उस वीडियो को वो देख सकते हैं जितने भी पब्लिक अभी इस वीडियो को देख पा रही है। तो इसलिए मैं तो अभी शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जनरली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फूड इंडस्ट्री वाले, ये सब जो केलॉग्स और ये सब पैकेज फूड बनाते हैं ना, वो लोग ये कॉन्सेप्ट को लाए हैं। लगभग मुझे लगता है ऐसा लेट 80s में शायद। और उस बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए 60 to 70%, 15 to 20% प्रोटीन होना चाहिए, और 15% के अराउंड आपका फैट होना चाहिए, 15 to 20%। और अगर 15 to 20% फैट है तो अच्छा खासा फैट हुआ है ना, वो लो फैट डाइट नहीं कहलाएगा, वो मॉडरेट अमाउंट में ही फैट है। और 15 to 20% है जरूर, लेकिन लोग 15-20 से कहीं ज्यादा एक्सीड कर जा रहे हैं खाते हुए। कोई इतना कैलकुलेटिव नहीं है ना खाने में, कोई इतना कैलकुलेट करके थोड़ी खा रहा है कि हमारा 15 to 20% है फैट या नहीं है ना। तो इस चक्कर में आप बैलेंस डाइट अब बना लियो, उसमें फाइबर होगा थोड़ा बहुत। तो अब थाली में जो कॉन्सेप्ट है ना, 3-4 घर बने होते हैं थाली में, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक में सब्जी रखोगे, एक में दही रखोगे, सैलड, अचार जो भी है, इस तरह से आप फैंसी बनाते हो थाली को। और थाली फैंसी तो बन गई, खूबसूरत लगती है थाली देखने में। तो हर खूबसूरत चीज को आप खाते हुए आप खूबसूरत रह लो, ये जरूरी नहीं। हाँ, खाने का पर्पस हमारा सिंपल होता है कि excuse me, कि हम खाते, हमें जिंदा रहना है बेसिकली। तो हमें जिंदा रहने के लिए खाना है, मेरा कहने का मतलब। लेकिन अभी जो लोगों का जो एक मेंटालिटी अभी बन गई है, जिस तरह से लोग अपने खाने को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे ये है कि हमें ये खाना है, वो खाना है, रेसिपी डिफरेंट रेसिपी चाहिए, टेस्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम खाने के लिए जी रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल। और बहुत मजा आता है लोगों को, एक फन है, एक खाना खाना ना एक फन, एक प्लेजर बन गया उनके लिए, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया है। और उसकी वजह से ज्यादा फूड ब्लॉगर्स बहुत प्रमोट कर रहे हैं इसको। बिल्कुल राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि हम कहीं ना कहीं उस तरह के गलत फूड चॉइसेस पे हम चले जाते हैं, देख करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह तो यही है, आए दिन कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट खुलता रहता है। अब तो मैगी में लोग जलेबी डाल देते हैं, कुछ भी, मतलब आइसक्रीम में कुछ भी चल रहा है। पानीपुरी में आइसक्रीम है ना, अब तो कुछ भी रेसिपी आ रहा है। तो इस तरह से देख करके लोग कहीं ना कहीं तो भटक ही रहे हैं, खा भी रहे हैं लोग। तो इसका प्रॉब्लम यह है कि आप जो कॉन्सेप्ट लाए थे ना बैलेंस डाइट का, वो ये था कि आपकी थाली में सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। और क्योंकि मैंने बताया जैसा कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का साथ में होना प्रॉब्लम है, तो बैलेंस डाइट को खाते हुए हर लोग ओबीज हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। तो जो लोग भी मोटे हो रहे हैं वो किस डाइट को ले रहे हैं? वीगन डाइट नहीं कर रहे हैं, वो कोई कार्निवोर डाइट नहीं कर रहे हैं, मीट बेस्ड डाइट नहीं कर रहे हैं, वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं। और बैलेंस डाइट में कार्ब्स एंड फैट दोनों होता है, इसलिए मोटापा हो जाता है। तो बैलेंस डाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरी तरह से गलत है, मेरा कहने का ये मतलब। तो थाली में हर कुछ नहीं होना है, थाली में बस 1-2 चीज ही होना है, और वही फूड आपके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विटामिन के लिए ये खाओगे, प्रोटीन के लिए दाल लोगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल लोगे। कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे भी खाना नहीं होता है, अगर आप ले भी लो तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका डिफरेंट आइटम हो जा रहा है एक थाली में। और ये सारे होने के बाद क्या हो रहा है कि इन टोटलिटी में आपका कार्ब्स एंड फैट साथ में आ जा रहा है, और आप मोटे होते जा रहे हो। मोटे होते जा रहे हैं। तो ये है बैलेंस डाइट। और इस बैलेंस डाइट को ये आया इसलिए था क्योंकि एक प्रोपेगेंडा चला था कि अर्ली मॉर्निंग हमें सीरियल बेस्ड ब्रेकफास्ट करना है, ओट्स हो गया, ये सब केलॉग्स हो गया, ये सब चीज को खाना है। तो आप खाओगे तो किस में खाओगे? दूध में खाओगे, दूध में फैट होता है। और बच्चे को खिलाते हैं, बच्चे भी मोटे हो रहे हैं आजकल। एक चाइल्डहुड ओबेसिटी का एक नया प्रॉब्लम आ गया है हमारी सोसाइटी में, बहुत बढ़ रहा है, बच्चे लोग बहुत मोटे हो रहे हैं, बहुत कम बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं आजकल। तो ये है बैलेंस डाइट। इस तरह से बैलेंस डाइट को नहीं लेना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, कार्ब्स एंड फैट साथ में आ जाता है, वही प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। डाइट हमेशा अनबैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रिशन आपका बैलेंस होना चाहिए। तो आपको ध्यान में बस एक चीज रखना है कि आपका न्यूट्रिशन बैलेंस्ड है कि नहीं आपके थाली से।
तो अगर आप थाली में सिर्फ अंडा लेके भी बैठ जाते हो तो वो न्यूट्रिशन आपका बैलेंस हो गया, आपको जो मिलना था वो मिल जाता है ऑलमोस्ट। अगर एक बार में आप 4 से 6 अंडे खा लिए, खत्म हो गया आपका, आप 6 से 8 घंटे के लिए आप फ्री हो गए। तो न्यूट्रिशन बैलेंस्ड हो गया, बस डाइट सो कॉल्ड बैलेंस नहीं रहा हमारा कहने के लिए, लेकिन वही वही मेरे नज़र में वही बैलेंस डाइट है, वही बैलेंस न्यूट्रिशन है बस। तो बेसिकली हमको ये चेंज करना पड़ेगा कि हमको खाने के लिए नहीं जीना है, हमको जीने के लिए खाना है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो आपने जैसे अभी बैलेंस डाइट में हम जब बात कर रहे थे तब आपने अभी बात की कि जैसे अभी जो नए ब्रांड्स आ गए हैं, केलॉग्स, चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स एंड बहुत सारी चीजें आती हैं, और हमने सुना भी है कि ब्रेकफास्ट इज द हेल्दीएस्ट मील ऑफ द डे, कि आप चाहे और कोई मील लो ना लो, ब्रेकफास्ट जरूर लेना चाहिए आपको, और एक हैवी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं, इंक्लूडिंग मी, जो ब्रेकफास्ट करते नहीं है। मुझे 4 साल हो गए हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं है, मैं सीधा लंच करता हूं। तो आपके हिसाब से आप क्या चीज सही है, ब्रेकफास्ट करना सही है या ब्रेकफास्ट ना करना सही है, और अगर करना सही है तो उसमें क्या होना चाहिए? प्लीज इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं। मैं किसी एक एक डॉगमेटिक व्यू पॉइंट नहीं रखता हूँ इस चीज़ को लेके कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जिस ब्रेकफास्ट की हम बात कर रहे हैं ना, वो किस टाइमिंग की बात हो रही है। अगर आप सुबह उठ के 7 से 8 बजे ब्रेकफास्ट कर ले तो डेफिनेटली वो बहुत गलत चीज़ है, वो तो किसी को नहीं करना चाहिए। अगर सुबह उठते ही आपको भूख लग जा रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी अब बीमार होनी शुरू हो गई, क्योंकि उतने सुबह भूख लगनी नहीं चाहिए। आइडियली हेल्दी बॉडी में 7 से 8 बजे हंगर का सिग्नल नहीं आना चाहिए, और नहीं आता है, लेकिन आपको आ रहा है। इसका मतलब आपकी बॉडी अब बीमार होगी कुछ सालों बाद, या डायबिटीज होगा या मोटापा बढ़ना शुरू होगा, यही होता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट 8 बजे कर रहे हो तो गलत है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है वो। बट ब्रेकफास्ट की टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोग 10 बजे करते हैं, कुछ लोग 11 बजे भी करते हैं। तो अगर ब्रेकफास्ट का मतलब अगर हम समझे ना, तो ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि क्योंकि आपने जो रात में डिनर लिया, उसके बाद आप जब सुबह में खाते हो तो एक फास्टिंग पीरियड हो जाता है उस बीच में, क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हो तो उस रात। वो 7 से 8 घंटे का गैप आ गया बीच में। बिल्कुल। तो उस गैप की वजह से जब आप अपने फास्ट को ब्रेक करते हो ना, तो वही आपके लिए ब्रेकफास्ट होता है। ये मीनिंग है ब्रेकफास्ट का। तो अगर आप 7 बजे सुबह में ब्रेक कर दे रहे हो उस फास्ट को, तो आपके लिए वो ब्रेकफास्ट हो गया। अगर कोई 9 से बजे कर रहा है तो उसके लिए 9 बजे का ब्रेकफास्ट हो गया। अब कोई लंच करता है 2 बजे तो उसके लिए वही ब्रेकफास्ट है आइडियली। लेकिन जो टाइमिंग को लेकर के हम जो कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए हम टाइम ओरिएंटेड जो ईटिंग कर रहे हैं ना, कि हमें सुबह में 8 बजे ब्रेकफास्ट कर ही लेना है, ये बहुत गलत है। बिल्कुल गलत है ये। और मेरे हिसाब से 8 से 9 बजे के बाद ही किसी को खाना चाहिए, सुबह के 9 बजे के बाद। क्योंकि जनरली 8:30 बजे एक नॉर्मल जो एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ता है नॉर्मली बिना खाए भी। और वो उस समय क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल का लेवल बहुत मैक्सिमम पीक पे होता है, और उसकी वजह से ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ता है। और इसीलिए डायबिटिक्स में शुगर फास्टिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मली हर इंसान में थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन डायबिटिक्स में प्रॉब्लम ऑलरेडी शुगर का है, तो उसमें अगर थोड़ा भी बढ़ेगा तो बहुत बढ़ जाता है फिर। तो बिना खाए फास्टिंग में उन लोगों का 150-200 तो आराम से ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो बोलते भी हैं वो लोग कि रात में कुछ खाए नहीं, तो उठ के तो खाए भी नहीं थे, फिर भी सुबह सुबह इतना क्यों बढ़ा हुआ है। तो बॉडी का नॉर्मल एक रिस्पॉन्स होता है ग्लूकोज बढ़ाने का, और उसका पर्पस ये होता है कि आप काम पे अब निकलोगे, और काम के लिए आपको चाहिए होता है कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो आपकी बॉडी को पुश करता है कि जा रहे हो काम पे, तो हम थोड़ा सा ग्लूकोज अब डंप कर देंगे। तो लिवर से ग्लूकोज हमारा ब्लड में आ जाता है, और इसलिए थोड़ा सा ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो उस दौरान आपको खाने की क्या जरूरत है, आपकी तो बॉडी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रही है एक्स्ट्रा, है ना। तो इसलिए भूख लगती भी नहीं है नॉर्मली। मुझे तो कभी नहीं लगती, मुझे तो दोपहर के 2 बजे से पहले भूख ही नहीं लगती है कभी। तो बॉडी इसको हेल्दी बोलता है, ये हेल्दी बॉडी है। तो ब्रेकफास्ट अगर आप 9 बजे के बाद कभी भी कर रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हर की अपनी रूटीन है, हर का अपना एक साइकिल है काम करने का। कुछ लोग जॉब पे निकलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप अगर 9 बजे के बाद ब्रेकफास्ट आप 10 बजे कर रहे हो, तो आइडियली आपका नेक्स्ट मील हमेशा टुवर्ड्स द इवनिंग होना चाहिए।
है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए या ब्रेकफास्ट स्किप करना ही करना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं लगती है तब आप मत खाइए, लेकिन आपको अगर 10 बजे भूख लगती है तो आप खा लीजिए। और आपका जो नेक्स्ट मील आइडियली फिर होना चाहिए वो शाम के समय होना चाहिए और वो आखिरी मील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट कर लिए फिर 2 घंटे बाद भूख लग गई। इसका मतलब था आप कुछ कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खाए थे, प्रोटीन फैट नहीं था आपकी डाइट में, जिसकी वजह से 2 से 3 घंटे बाद आपको फिर से भूख लग गई। तो आप फिर लंच खाने बैठ जाते हैं, है ना। फिर बीच में स्नैक्स, समोसा, चाय, ये भी चलता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप तो कॉन्स्टेंटली खा ही रहे हैं ना। तो ये कांस्टेंट फीडिंग का एक साइकिल बन जाता है। तो इसलिए तो मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि ब्रेकफास्ट स्किप ही करो। मैं बस ये कहता हूं कि अपने खाने का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रखो, कंपोजिशन ऐसा रखो कि दिन में 2 बार से ज्यादा खाने की तुम्हें जरूरत महसूस ना हो। 2 मैक्सिमम है, मतलब 2 बार से ज्यादा किसी को खाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई 2 बार से ज्यादा खा रहा है तो डेफिनेटली उसका खाना सही नहीं है, इसलिए 2 बार से ज्यादा खा रहा है, क्योंकि उसको भूख लग जाती है। एनिमल बेस्ड फूड नहीं है उसकी डाइट में, इसलिए 2 बार से ज्यादा वो खाता है। तो आइडियली तो पिछले एक जैसे बार ही आप होना चाहिए कह रहे खाना। हैं अभी, हाँ जी, आइडियली एक तो बार ही आप, होना चाहिए पूरे दिन में खाना, मेरे नजर अच्छा, में तो। वो बेस्ट है। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे 9 बजे के बाद ही हमको जो ब्रेकफास्ट करना चाहिए, अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरफ जा रहे हैं तो 10 बजे के बाद ही होना चाहिए। तो बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब जरूरी नहीं है कि हम सब 7 बजे उठ रहे हैं, कोई 9 बजे भी हम्म, उठता है, क्योंकि बिल्कुल। किसी का वर्किंग आवर्स लेट नाइट तक है। और जो किसान लोग हैं, हम्म, जो खेतों में काम करने जाते हैं, कईयों का अर्ली मॉर्निंग में काम होता है, 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। मेरे फादर जैसे, उनका सुबह मॉर्निंग में सब्जी मंडी का काम होता है, तो वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो अब आप जो इन बंदा 4 बजे उठ रहा है, हम्म, आप कह रहे हैं कि 9 के बजे के बाद खाना है, बट वो हम्म। 5 से 9 बजे, क्योंकि भूख तो ऑटोमेटिकली लगी जाएगी ना आपको। तो हाँ, उस सिचुएशन में क्या करें हम? मतलब उठने के कितनी देर बाद हम खाना खा लें? 9 बजे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया ना, कि मैं उठता ही 10 बजे हूं, वो तो मेरा टाइम ही निकल बिल्कुल, गया फिर खाने वाला। आप बिल्कुल। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, अगर मैं 5 बजे उठ रहा हूँ या 9 बजे उठ रहा हूँ या मैं 12 बजे उठ रहा हूँ, तो उठने के कितनी देर बाद हमको ब्रेकफास्ट खाना हमारे लिए ठीक होता है, और राइट। उठने के कितना अर्ली खाना हमारे लिए गलत होता है हमारे लिए? मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं उसे। और वो रेगुलेट होती है डे और लाइट के बेसिस पे, मतलब हमारी बॉडी को सनलाइट कितनी देर का मिला, फिर डार्क पीरियड कितनी देर का मिला, वो सब पे डिपेंड करती है वो। और उसके इन्फ्लुएंस से ही कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के हार्मोन्स जो है इम्पैक्ट होते हैं, है ना। तो मोस्टली क्योंकि हमारा डे टाइम में सनलाइट का एक्सपोजर होता है, जो लोग बाहर काम करते हैं, स्पेशली जो घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सनलाइट बैठते हैं, लेते हैं, धूप लेते हैं बैठ करके, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, एक सर्कैडियन क्लॉक, हमारी बॉडी का एक अपना बायोलॉजिकल क्लॉक एक सेट है कि शाम होगी नॉर्मली, और सारा हार्मोन्स अपने जगह पे आएगा। जिस हार्मोन्स को बढ़ना है वो बढ़ेगा, जिसको घटना है वो घट जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग हमारे मॉर्निंग में भी फिर से वो हार्मोन का वो एक साइकिल होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि सुबह उठते हैं हम, जब उस समय कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है, जैसे बताया मैंने कि ग्लूकोज इसलिए बढ़ा रहता है नॉर्मली हर लोगों का उठने के बाद। और वो जो रिस्पॉन्स होता है ना कॉर्टिसोल का बढ़ना, ग्लूकोज को बढ़ाने वाला जो हार्मोन है, वो मॉर्निंग में 4 से 5 बजे से बढ़ना शुरू हो जाता है लगभग। ठीक। हूँ। अच्छा। हाँ। और वो मैक्सिमम जो पीक होता है वो 8:30 AM के आसपास होता है। अच्छा। तो अगर आप उठ भी गए हो, मॉर्निंग में उठना मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, आप उठ भी गए हो तो ऑलरेडी आपका उस समय कॉर्टिसोल स्पाइक हो रहा है, बढ़ रहा होता है। ठीक है। और वो आपका बढ़ेगा ही, 7 AM 8 AM 8:30 AM तक बढ़ेगा। तो मेरा कहने का बस वही मतलब था, आप उठ गए तो आपको भूख लगनी नहीं चाहिए। इवन आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, मेरा कहने का बस यही मतलब था। भूख लग रही है तब आप हेल्दी नहीं हो, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपको भूख अगर लग जा रही है सुबह उठते ही 5 बजे 6 बजे, इसका मतलब है आपका जो हार्मोन्स का अपना जो एक साइकिल है ना, वो गड़बड़ हो रखा है। ठीक है। क्योंकि जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा ना तो आपको भूख लगेगी नहीं, नॉर्मल जो रिस्पॉन्स है बॉडी का
वो आपको सिग्नल देगा कि अभी खाने की जरूरत नहीं है, मन नहीं करेगा, मतलब उतना खाना लगेगा नहीं कि हम खा ही लें कुछ। क्योंकि आजकल लोग स्ट्रगल किस चीज में कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कुछ दे दो वरना हमसे काम ही नहीं होगा। नहीं वो होगा। एक क्रेविंग, वो एक ऐसा हंगर है जो आपको काम नहीं करने देता, आप डिस्टर्ब हो जाते हो मेंटली पूरी मैं तरह से। वही सोच रहा हूं कि आपकी बातें सुन के तो वो लोग बहुत शॉक्ड होने वाले हैं जिनको बेड टी की आदत है। बस उठे नहीं कि तेज मीठे वाली चाय ले आया यार प्लीज, मेरी नींद नहीं खुलेगी उसके बिना। मैं वो लोग तो आपकी बातें सुनकर बहुत शॉक में या डिप्रेशन में जाने वाले हैं शायद से, अगर कि जिनको मतलब उठते मुझे, ही बेड हाँ, पे तेज मीठे वाली चाय चाहिए उनको। उनका तो बहुत फिर जो ग्लूकोज, क्योंकि उस टाइम पे आप कह रहे हैं कि पहले ही बहुत बड़ा होता है, पीक पीक पे होता है उस टाइम पे, और उस टाइम पे वो चाय पी रहे हैं, उस टाइम पे ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। और सुबह लोग दिल्ली जैसे शहरों में तो लोग सुबह 5 बजे उठकर वहां पे कहीं पे छोले भटूरे खाने जा रहे हैं, कहीं पे कचौड़ी खाने जा रहे हैं। तो राइट वो राइट। लोग तो मेरे को लगता है कि जल्दी मरने वाले हैं इस हिसाब से। मतलब हाँ, मतलब टेकिंग टाइम टाइम बॉम्ब की तरह है वो, कभी भी कुछ भी डायग्नोज हो सकता है, कैंसर हो सकता कुछ है, भी डायग्नोस। कोई हार्ट डिजीज डायग्नोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ये चीज़ है। तो मेरा कहने का बस वही मतलब था, आप सुबह उठ गए तो आप काम करो ना, खाने पे कहाँ ध्यान चला गया? अगर खाने पे ध्यान चला गया मतलब आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। आपकी बॉडी जल्दी अपना नहीं। जो क्लॉक एक है ना, सर्कैडियन रिदम जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो आपका गड़बड़ हो रखा है। और उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि आपको खाना बदलना पड़ेगा, डाइट को सही करना पड़ेगा। डाइट में कार्बोहाइड्रेट है, वही पूरे सिस्टम को मेस्ड अप कर रहा है, यही कहने का मतलब है, ओके। ये चीज़ है। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट राइट टाइम पे ब्रेकफास्ट करना उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, एक टाइम मैंने बता दिया कि आइडियली 9 AM के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज आपका नॉर्मलाइज होने लगता है 9 AM के बाद। और अगर उस अब समय चाहे खाते आप भी हैं, सोए हुए या नहीं सोए हो, उसका कोई मैटर नहीं करता उस चीज में। नहीं मैटर मान लीजिए करता आप है नो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेगा वो मैटर। लेकिन एक अपना जो एक बॉडी, जो एक अपना एक सेट क्लॉक है ना बॉडी के अंदर, उसका एक इन्फ्लुएंस रहेगा, वो रहता है। मतलब वो मैक्सिमम वाला जो 8:30 9 AM के आसपास का जो ग्लूकोज बढ़ने का है वो रहता है। और जो उठी 9 बजे आप, रहा है, हाँ तो उनका भी बढ़ा हुआ रहेगा, सोए रहेंगे तो उस समय बढ़ा रहेगा वो। मतलब मैं थोड़ा मैं सा फिर मैं भी उनको गैप देना पड़ेगा। हाँ, कहने का ये मतलब है कि डेफिनेटली आप जिस समय आपकी, क्योंकि स्लीप टाइमिंग अलग है, तो आपका जो हार्मोनल रिस्पॉन्स होगा ना वो अलग होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। होगा। लेकिन इम्पैक्ट जो होगा ना थोड़ा बहुत, वो उसका रहेगा आपकी बॉडी में पूरी तरह से। उस इम्पैक्ट का आप बच नहीं सकते, उस इम्पैक्ट से। कॉर्टिसोल का बढ़ना वो चालू हो जाता है, क्योंकि अगर हम सुबह, अगर एंटायरली हमारा पूरा डे नाइट शिफ्ट अगर अपोजिट हो गया, जैसे कुछ लोग तो नाइट ड्यूटी वर्कर जो होते हैं उनका तो डे में ही नाइट उनकी शुरू होती है, क्योंकि वो दिन में सो नहीं जाते हैं, ऐसा शिफ्ट हो जाए। तो वैसे शिफ्ट में अलग चीज़ है, उसमें पूरा वो उनका गड़बड़ हो जाता है, कॉर्टिसोल का वो पूरा मेजअप हो जाता है। और इसलिए नाइट शिफ्ट वर्कर लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज इनमें बहुत है ऐसे लोगों में। सही बात क्योंकि है, ये बिल्कुल लोग सही अपने बात कर रहे बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं रेगुलर बेसिस पे। एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक एक शिफ्ट चला, फिर तीसरे हफ्ते से कुछ और शिफ्ट हो गया, तो इनकी बॉडी ना एक सर्टेन एक क्लॉक में वेल रेगुलेटेड होती नहीं है, डिस्टर्ब होती हो। रहती नहीं है चल रही, वो डिस्टर्ब हो रहा है उनका। एवरी नाउ एंड देन। तो इसकी वजह से उनकी बॉडी में डिस्टर्बेंस आता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, इन्फ्लेमेशन आता है, फिर क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज चालू हो जाती है। तो एक ब्रेकफास्ट का टाइमिंग मैंने इन जनरल बताया, जो लोग सुबह उठ के काम पे जाते हैं उनके लिए। अब कोई पूरे दोपहर तक सोया हुआ है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग काम पे जाते हैं सुबह 7 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, इन जनरल मैक्सिमम लोग ऐसे ही लोग हैं, काम पे जाने वाले लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। तो उनके लिए मैंने बताया कि भाई 9 बजे के बाद आप करिए, और करिए तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ मत खाइए। एटलीस्ट अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा भी रहे हैं ना, तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट में मत खाइए, ब्रेकफास्ट में मत खाइए। 9 बजे के बाद मतलब वाला फर्स्ट टाइमिंग में मत फर्स्ट खाइए, मील ऑफ द डे आप कार्ब्स मत लीजिए। मत लीजिए। एग्जैक्टली। कार्ब्स को हटाना तो दूर की बात है, एटलीस्ट आप एक मील में हटाइए। पहले पूरे लाइफ से हटाना तो इतना आसान नहीं है इतनी जल्दी, मुश्किल होगा। लेकिन एटलीस्ट इतना करिए कि आप एक मील में हटा दीजिए कम से कम वो ब्रेकफास्ट, फर्स्ट मील जो होगा आपका जो फर्स्ट दिन मील में। होगा, ब्रेकफास्ट होगा, उसमें से हटा दीजिए। तो किशले एक और चीज, चलिए हमारा ब्रेकफास्ट वाला थोड़ा सा हो गया ये। तो इसके बाद आता है एक नया चीज चल रही है आजकल मार्केट के अंदर, इंटरमिटेंट फास्टिंग।
उसमें कहते हैं कि लोग, अगर आपने मान लीजिए आज पार्टी की है रात को, आपने बहुत गंदमद खाया है, विस्की पी है, आपने बहुत ज्यादा फैट कार्ब सब कुछ, मतलब आप बहुत कुछ पार्टी में खा के आए हैं, तो अगर आप 10 से 16 घंटे का गैप देते हैं, मेरे को जितनी नॉलेज है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप बाद में क्लियर कीजिएगा इस बारे में, कि इंटरमीडिएट फास्टिंग की ज्यादा से ज्यादा 2 मील्स के बीच में ज्यादा गैप देना उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग देता है। ये कितना लायबल है और कितना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, और अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी भी है, उसका राइट वे क्या है करने का? पहली बात तो फास्टिंग को पहले हम बता देते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं कि फास्टिंग है क्या, इन जनरल डेफिनेशन क्या है। तो फास्टिंग इन जनरल हम सब यही मानते हैं कि अगर हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए खाना खाना बंद कर दें और कभी कभी वाटर भी बंद कर दें, कोई भी लिक्विड, उसको फास्टिंग बोलते हैं। अब कोई ऐसा इसका कोई सेट टाइम पीरियड नहीं है कि हम इतने घंटे के नहीं खाने को ही हम फास्टिंग बोलेंगे और इसके बाद वाले को हम कुछ और बोलेंगे, क्योंकि अब अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से लोग फास्टिंग को डिफाइन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 6 घंटे के बाद हम फास्टिंग बोल सकते हैं, अगर हमने 6 घंटे नहीं खाया है कुछ तो फास्टिंग हो गया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 8 घंटे के बाद, कुछ लोग बोलते हैं 10, कुछ लोग बोलते हैं 12। और इसका एग्जैक्टली कुछ ऑफिशियल डेफिनेशन भी नहीं है हमारे पास नहीं कि कितने घंटे के बाद, मतलब कितने पीरियड ऑफ नॉन ईटिंग के बाद ही हम बोलेंगे कि हम अब फास्टिंग स्टेट में जा चले गए। तो उसको साइड में कर देते हैं कि कितने टाइम पीरियड के बाद हम फास्टिंग बोलते हैं। इन जनरल हम बस ये जानते हैं कि अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हमने कुछ नहीं खाया तो उस पीरियड को हम फास्टिंग बोलते हैं, बस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग तो सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद हो सकता है दोपहर का लंच करें और उसमें भी 6 घंटे का गैप हो जाए, है ना। तो क्या उसको फास्टिंग बोल देंगे? अगर डेफिनेशन इस तरह से अगर देखते हैं तो आइडियली उसको फास्टिंग तो बोलना नहीं चाहिए, बट डेफिनेशन के हिसाब से उसको भी फास्टिंग बोल देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हर लोग फास्टिंग कर ही रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, है ना। तो एक्चुअली ये फास्टिंग हुआ नहीं मेरे हिसाब से, ये हुआ नॉट ईटिंग। आप किसी समय के लिए सिर्फ नहीं खा रहे हैं, वो फास्टिंग नहीं हो गया। फास्टिंग जनरली हम तब बोलते हैं ना जब हमें एक नहीं खाने के बहुत सारे बेनिफिट मिले, और वो नहीं खाने के बहुत सारे बेनिफिट तभी मिलेंगे जब आपका वो पीरियड, नहीं खाने वाला जो पीरियड है जिस समय आप नहीं खा रहे हैं, उस पीरियड को आप बढ़ा दें, प्रोलॉन्ग कर दें, तब होगा फास्टिंग। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम पीरियड कितना होता हाँ, है? मेरे हिसाब से 12 घंटे से पहले फास्टिंग बोलना बेकार की चीज है, बेकार की चीज है, फालतू है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो जनरली रात में भी डिनर एवरेज लोग अगर 9-10 बजे कर रहे हैं तो सुबह में ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं, 10 घंटे का टाइम पीरियड उनका भी हो जाता है गैप। लेकिन आइडियली वो भी फास्टिंग नहीं है, वो अलग बात है। अब फास्टेड हम लोग कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं, लेकिन आइडियली आपको तो डिनर पहले करना था ना, शाम के सनसेट के अराउंड कर लेना था, और तब आप ब्रेकफास्ट अगर सुबह में 6 बजे या 8 बजे जब भी करते तो वो 12 घंटे का गैप आ जाता। तब हम बोलते कि आप एक्चुअली अपने फास्ट को ब्रेक किए। लेकिन वो टाइम पीरियड 12 घंटे का आ नहीं पा रहा है किसी के, डिनर लेट हो रहा है और ब्रेकफास्ट भी पहले हो जा रहा है ना। तो मेरे हिसाब से फास्टिंग 12 घंटे से पहले बोलना गलत है, सही नहीं है। और 12 घंटे के बाद ही आप फास्टिंग बोलिए, उससे पहले जो भी है वो नॉट ईटिंग है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अभी कुछ खाया और 4 घंटे तक मैंने कुछ नहीं खाया, तो ऐसा थोड़ी है मैं फास्टिंग में चला गया, है ना। तब तो उसी तरह से देखा जाए तो हर लोग फास्टिंग ही में है, क्योंकि गैप तो आएगा ही ना भाई। आप कंटिन्यूसली 24 घंटे पूरे खा थोड़ी ना सकते हो। आप जब भी खाओगे 2 घंटे का गैप लोगे, तो 2 घंटे का क्या उसको फास्टिंग थोड़ी ना बोल देंगे हम लोग, है ना। तो इसलिए सिंपली नहीं खाना फास्टिंग नहीं है, नहीं खाने को प्रोलॉन्ग करने को हम लोग फास्टिंग बोल सकते हैं। वो फास्टिंग पीरियड होगा ना वो एटलीस्ट 12 घंटे का होना चाहिए ओके आइडियली। देन आपको कहीं ना कहीं नॉट ईटिंग का बेनिफिट मिलना शुरू होता है। जो भी हम बोलते हैं ना फास्टिंग का बेनिफिट आपको मिलना चालू होगा, वो एग्जैक्टली थोड़ा 12 घंटे के बाद आपको थोड़ा बहुत मिलेगा बॉडी के अंदर। जो भी बेनिफिट है उसको कभी और हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ठीक ठीक। तो ये हुआ फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम
फास्ट कर रहे हैं, बेसिकली खा रहे हैं, और उसमें हम टाइम पीरियड बढ़ा दे रहे हैं, 2 मील के बीच का पीरियड जो है, और उसको हम इंटरमीडिएंट फास्टिंग का नाम देते हैं। मेरे हिसाब से इंटरमीडिएंट फास्टिंग से बेहतर होगा इंटरमीडिएंट ईटिंग बोलना इसको, है ना? क्योंकि आप इंटरमीडिएंटली फास्ट नहीं कर रहे हो, आप इंटरमीडिएंटली ईट कर रहे हो। आप एक बार आपने खाया, फिर दूसरी बार तो खाओगे, तभी तो आपका 16:8 या फिर 18:6 वाला रेशियो बनेगा। आप 2 बार खाओगे कम से कम, तभी तो फास्टिंग पीरियड आप 16 आवर्स का बनाओगे, या फिर 18 आवर्स का बनाओगे, या 20 आवर्स का, जो भी बनाओगे। तो इंटरमीडिएंटली आपने ईट किया, इंटरमीडिएंटली आपने फास्ट नहीं किया। फास्टिंग पीरियड तो एक सर्टेन पीरियड हुआ ना आपका 18 घंटे का, तो फास्टिंग इंटरमिटेंट नहीं हो रहा है, फास्टिंग आपका एक ही है 18 घंटे का, उसके अराउंड आप इंटरमिटेंटली ईट किए, आपने 2 बार खाया। हाँ, तो बेसिकली ये इंटरमिटेंट ईटिंग है, फास्टिंग नहीं है ये फास्टिंग बोल बोल के खुद को खुश करने का ये सब तरीका है, ये सब टर्म हम लोग निकालते हैं ताकि फास्टिंग बोल दिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया और खुश हो गए कि फास्टिंग कर रहे हैं। ये आप इंटरमिटेंट ईटिंग कर रहे हो। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं तब बोलूंगा जब आज आपने खाया और नेक्स्ट डे सीधे फिर आपने कल खाया और फिर नेक्स्ट डे, तो ये जो साइकिल है ना, इस साइकिल को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। किसी एक दिन के एक सर्टेन टाइम पीरियड को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं बोल सकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलने के लिए अब वो सीक्वेंस होना चाहिए ना, वो सीरियली आपको करना पड़ेगा उस तरह से कि आपने जिस तरह से किया उसी तरह से कल भी किया। तो उस साइकिल को, उस सीरियल ऑफ इवेंट्स को आप बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम देते हो। तो आज हमने 16:8 कर लिया, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं किया मैंने, वो इंटरमिटेंट ईटिंग किया। और सेम पैटर्न पे अगर कल किया तो हम कह सकते हैं उस इवेंट को साइक्लिकली कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो वो इवेंट है सीरियली, आपको उस तरह से पूरी तरह से आपको डेली बेसिस पे करना होगा, तब आप उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम देंगे। अगर हम एक दिन हमने किया तो वो इंटरमिटेंट ईटिंग हो गया। फास्टिंग कहलाने के लिए उसी को आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि आज फास्ट किए, फिर कल फास्ट किए, फिर परसों फास्ट किए, तो इंटरमिटेंटली आप फास्ट कर रहे हो बेसिकली, है ना? तो इसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत तरीका होता है। कुछ लोग अल्टरनेट डे फास्टिंग भी करते हैं कि आज हम खाएंगे, कल पूरे दिन नहीं खाएंगे और फिर परसों खाएंगे। तो इसमें 36 आवर्स 40 आवर्स का ऑलमोस्ट गैप आ जाता है, जो मैं भी बहुत करता हूँ, अक्सर करता रहता हूँ। एवरी 7 to 10 डेज पे मैं करता हूँ 42 आवर्स का। तो इस तरह का प्रोग्राम मेरा भी होता है। तो इसको कहते हैं, क्योंकि आपने इसको लाइफस्टाइल बना लिया है। ये ऐसा नहीं है कि आज किया और फिर भूल गए 1 साल 2 साल के लिए, ये लाइफस्टाइल है। तो इस तरह से खाना, इस तरह से ईटिंग पैटर्न को रखना, ये बेसिकली लाइफस्टाइल है। और इसी को हम नाम देते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं, ये लाइफस्टाइल। क्योंकि आप एक दिन नहीं कर रहे हो, हाँ, आप उसको रिपीट कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आप फास्टिंग बोल सकते हो। अब पीरियड किसी के लिए 16 घंटे का होगा, किसी के लिए 18 घंटे का फास्टिंग पीरियड होगा, मतलब नॉट ईटिंग का, किसी का 20 घंटे का होगा। तो जनरली स्टार्ट करना 16:8 मुश्किल है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट आप 12 से स्टार्ट करो, 12:12 का रखो। आप 12 घंटे खाओ, 12 घंटे मत खाओ, आपको वहां से स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे आप अपने टाइम पीरियड को बढ़ाओगे। 12 घंटा आपने नहीं खाया, आप 14 घंटे का ट्राई करो, फिर 16 पे जाओ, इस तरह से। तो तब जाकर के आपकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं यूज टू होगी इस फास्टिंग के लिए, नॉट ईटिंग वाले पैटर्न के लिए। तो यही इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो फास्टिंग तो हमने जैसे बचपन से सुना है हमारी मम्मी से और भी लोगों से कि हमने आज फास्ट रखा हुआ है। वो चाहे फास्ट कोई भी हो सकता है, चाहे नवरात्रि का हो सकता है, चाहे वो सोमवार मंगलवार। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिंपल कहना चाहूंगा कि हम जिसको फास्ट बोलते आ रहे थे आज तक, उसमें तो सब कुछ खाया जा रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हाँ, इस फास्ट में नमक नहीं खाना, मीठा खा रहे हैं। इस फास्ट में अनाज नहीं खाना, तो फलाहार डाइट, फ्रूट्स पे चल रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहता हूं कि चलिए, आपने ऊपर वेजिटेबल्स को आपने कह दिया कि वो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, अनाज हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपने ऊपर बोल दिया। मिल्क प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के लिए नहीं है अच्छे। मिल्क प्रोडक्ट की मैं बात नहीं की थी मैंने, मतलब मिल्क इन जनरल में बोला था। हाँ, मिल्क इन जनरल जो भी था, हाँ। मतलब उसको भी आप मतलब ऐसा ही आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ आप मिल्क के ऊपर चले, ऐसा नहीं कर सकते ना आप। हाँ। बट मैंने काफी लोगों को, और जैसे ये जो थोड़े संत पीपल होते हैं, जैसे साधु संत वगैरह होते हैं, क्योंकि ये
दूध वूध ज्यादा नहीं पीते, और अनाज वगैरह से ये थोड़ा दूर रहते हैं। कहते हैं कि अनाज खाने से हमको नींद आती है और हम अपना ध्यान नहीं लगा पाते किसी भी चीज में। तो ये फलाहार कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कि जिसमें सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, हम्म। सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। हो मतलब पूरा दिन में कुछ भी खा सकते हैं पर फ्रूट्स खाने हैं। तो इस फलाहार कंसेप्ट को आप कैसा मानते हैं? और वाइल फास्टिंग हम क्या फ्रूट्स खा सकते हैं? मेरे हिसाब से फास्टिंग का डेफिनेशन ही है जिस समय आप कुछ नहीं खा रहे हो। कुछ नहीं सिंपल सी खा बात रहे। है। तो कंप्लीट एब्सटेनेंस होना चाहिए, और वो एब्सटेनेंस अगर नहीं है तो वो फास्टिंग नहीं है ना? अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपने खाना ही बंद नहीं किया तो फिर फास्टिंग कहना ही नहीं है। आप उस बीच कितना भी कुछ हेल्दी क्यों ना खा लो, वो फास्टिंग नहीं। बस अब अपनी आत्मा को शांति देने के लिए उसको फास्टिंग बोल करके एक चलना, उसको प्रैक्टिस करना लाइफ में, वो अलग चीज है। वो तो ढोंग है मेरी नज़र में बस, है ना? वो फास्टिंग बस नहीं है। तो फास्टिंग का बेनिफिट आपको उस तरह से नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने फास्टिंग की ही नहीं। पहले तो फास्टिंग करेंगे तब तो फास्टिंग का बेनिफिट मिलेगा। आप तो शरबत पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, मखाना खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, साबूदाना की खिचड़ी और ये वो सब कुछ, चिप्स खा रहे हैं, आलू के चिप्स खा रहे हैं, बहुत कुछ सब चलता कुछ है तो खा ही रहे हैं। फास्टिंग में। तो फिर फास्ट का नाम क्यों दे रहे हैं? मत हाँ, बोलिए बस कि मैं बेसन फास्ट का करता पकोड़ा हूँ। नहीं खाना, फिर वो कोई और पकोड़ा खाना है, किसी और आटे का पकोड़ा खाना है। हाँ, बेसन का नहीं खाएंगे, किसी और आटे का खाएंगे। सिंगाड़े का आटे का खाएंगे हम। हाँ, सिंघाड़े के आटे का खाएंगे, स्वाद के आटे का खाएंगे, बट है तो वो तो पकोड़ा ही है ना। हाँ, तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, इससे प्रॉब्लम यह है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन इससे जो मैसेज जाता है ना कि फास्ट में आप ये सब चीजें कर सकते हैं, इससे एक गलत मैसेज जाता है सोसाइटी के लेवल पे, और लोग वो काम करने लगते हैं। क्योंकि अगर आपको ये कान में भर दिया जाए, दिमाग में ये फीड कर दिया जाए कि आप फास्टिंग करते हुए ये सब खा सकते हो और आपको फास्टिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह का मैसेज आ रहा है ये सब प्रैक्टिस से, और मिसलीड हो रही है सारे पब्लिक जो है। क्योंकि इंसान उस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है जो उसके इमोशन को सेटिस्फाई करे तुरंत, सेटिस्फाई करता है, एग्जैक्टली। है ना? तो ये सब इमोशनल इमोशनल कंपोनेंट को ध्यान में रखता है ये सारी चीजें, कि अगर हम मुझे कंफर्ट दे रहा है ये चीज तो हाँ ये सही है, जो चीज कंफर्ट नहीं देगा वो गलत हो जाता है। तो बस वही चीज है। तो ये फास्ट नहीं है, ये सब नहीं करना है। अगर आप नवरात्रि में फास्ट कर रहे हैं तो आइडियली वो फास्ट का मतलब होता है आप कुछ नहीं खाएं। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग तो 9 दिन 10 दिन तक नहीं खाते हैं, वैसे भी लोग होते हैं, है ना? जो पानी भी नहीं पीते हैं, एक्चुअली वैसे लोग होते हैं जो पूरे 10 दिन लेटे रहते हैं जमीन पे। तो वैसे लोग भी हैं, तो वो एक्चुअली फास्ट है। उसके अलावा कुछ भी अगर कोई कर रहा है तो डेली बेसिस पे अगर एक टाइम कोई खा रहा है, 24 घंटे का गैप दे रहा है, वो भी एक फास्ट है। लेकिन पूरे दिन खाते रहना 2-2 3-3 घंटे पे फास्टिंग के नाम पे कि आज मेरा ये दिन है वो दिन है, और फिर भी खाए जा रहे हैं। कभी शरबत पी लेते हैं, कभी हलवा बना लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी पीनट्स खा उसको लेते हम हैं, ये सब फास्टिंग तो बोल ही गलत नहीं है। सकते। हाँ, उसको वो बिल्कुल, फास्टिंग नहीं है बेसिकली। उसको फास्टिंग भी बोलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आम दिन से ज्यादा वो फास्टिंग के दिन खा रहे होते हैं। तो ये तो और खराब हो गया, मतलब कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बस ये तो है कि आप बेसिकली अपने आत्मा को कहीं ना कहीं शांति देते हैं ये कह के कि हमने फास्टिंग की आज। हम बस व्रत रखना या उपवास करना और फास्टिंग करने को हम अलग अलग कह सकते हैं, क्योंकि किसलिए बात ऐसी होती है ना, लोग जो फास्ट रख रहे हैं, अगर नवरात्रि का रख रहे हैं, अगर किसी शंकर भगवान का रख रहे हैं, कुछ भी ऐसा फास्ट रिलीजियस फास्ट रख रहे हैं, तो उसमें उनको उस मील से बेनिफिट नहीं लेना है। उनका मोटिव है ही नहीं उस मील से बेनिफिट लेना। उनका मोटिव है कि इस फास्ट को रख के हमको जो भी उनका रिलीजियस वो है, सेंटिमेंट है, उसको पूरा करना है उनको। उनका मील से कोई लेना देना ही नहीं है उसमें। तो बेसिकली उसको हम व्रत रखने को हम फास्टिंग नहीं कहेंगे। व्रत रखना और फास्टिंग करना ये बहुत दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं आपके हिसाब से, या अब मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं आपकी बात। एग्जैक्टली exactly। मेरे हिसाब से अगर व्रत भी आप रख रहे हैं तो वो फास्टिंग ही होता है। आप उसको अगर अलग अपनी तरह से नाम दे दिए वो अलग चीज है, लेकिन व्रत में फास्ट होता है, और फास्ट में कुछ खाना नहीं होता है। सिंपल सी बात है। अब मैं बताता हूँ इसका कारण ये है ना, क्योंकि आप किसी न किसी एक सर्टेन ग्रुप को ध्यान में रखते हुए आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो, आप किसी कम्युनिटी से जब बिलोंग करते हो,
तो आपको उस चीज को पॉपुलर बनाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आप उसको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी तो बनाओगे, तभी तो लोग प्रैक्टिस करेंगे। लभी अब लोग आप बोल प्रैक्टिस दोगे कि करेंगे। कुछ नहीं खाना है तो फिर कोई नहीं पूजा करेगा शंकर भगवान का, या फिर किसी भी भगवान की पूजा कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि वो आसान नहीं रहेगा फिर सारे लोगों को करना, है ना। एंटरटेन भी तो तो करना है ना। हाँ, क्योंकि इंगेज भी तो करना है, आप पब्लिक को वो सेंटिमेंट को ध्यान में भी रखना है, और कहीं ना कहीं उस अपने वो वाले जो रिलीजियस वाला, जो एक रिलीजन वाला कंपोनेंट है, उसको फेड आउट भी नहीं होने देना है। क्योंकि आप इस तरह से बोल दोगे कि फास्टिंग आपको करना है तो आप कुछ मत खाओ, तो कोई करेगा ही नहीं। तो क्या होगा, उसका जो इम्पोर्टेंस है ना, जो भी एक रिलीजन के जो जो ड्रम जो बीट करते हैं, उसका वो चीज जाने लगेगा फिर। तो फिर क्या होगा, फिर लोगों को लगे अरे यार हिंदू वो खतरे में, जो भी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत लोग रखते हैं। तो ये सारा ना ओरिजिन बेसिकली यहाँ से आता है कि आप उसको कंफर्टेबल बनाते हो ताकि प्रैक्टिस कॉमन पब्लिक में इसका प्रैक्टिस बना रहे, शंकर भगवान की पूजा होते रहे, और ये सब मतलब बेसिकली ये सब होता रहे, ये सब चलता हाँ, रहे। तो बहुत ज्यादा इस पे मैं बोलूंगा यही नहीं, समझ क्योंकि सकता, हाँ तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा ये। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के में आया है, क्योंकि जब पुराने समय में हमारे बुजुर्ग जब फास्ट किया करते थे तो उनका कहना था कि हम नहीं खाते हैं कुछ भी। ये तो आजकल के लोग चिप्स ये सब कुछ खाने लगे हैं। जब पुराने समय में लोग फास्ट किया करते थे तो फुल डे, मतलब अगर आप फास्ट किया है उन्होंने तो वो पानी भी नहीं पियेंगे उस टाइम के ऊपर। एग्जैक्टली उसको फास्टिंग बोला जाता है। जस्ट मॉडर्न लोगों को इस प्रैक्टिस के साथ जोड़ने के लिए, रिलीजियस प्रैक्टिस को जोड़ने के लिए इन कंपोनेंट्स को जोड़ दिया गया है मॉडर्न तरीके से, राइट। कि लोग उस रिलीजियस उसको फॉलो भी कर लें और उनको ज्यादा मुश्किल भी ना लगे उसको फॉलो करना। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है ना कि उनको जिस तरह से वो सोच रहे हैं ना, वो बेनिफिट मिल नहीं रहा, वो हार्म भी कर रहा है। हार्म कर रहा है उनको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो लिमिट भी नहीं कर रहा है ना, वो तो पूरे दिन खा रहे हो, क्योंकि पहले से ही उनका हंगर सिग्नल इतना ज्यादा था। वो गलत डाइट पे तो है ही। अब गलत डाइट पे आप फास्टिंग पे उतरोगे तो कहाँ से आपकी बॉडी आपको फास्टिंग के लिए अलाउ करेगी? आपको तो भूख परेशान कर रखेगा। आप तो 24 घंटे में 8 से 10 बार खाते ही रहोगे कुछ कुछ, 2-2 घंटे पे। तो यहीं पे लाइट फूड आ जाता है। ये लोगों को लगता है कि मखाना में कुछ ज्यादा नहीं है ना, बहुत लो कैलोरी डाइट है सो कॉल्ड। अब उसकी वजह से लोग मखाना खाते रहते हैं, भूख भी लगी रहती है, हल्का खाना है ये सब, तो खाते रहते हैं, भूख भी लगी रहती है, और पूरे दिन खाते हैं। बोलते हैं ये कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मखाना खाए, और खाते हैं एक्चुअली बहुत वो लोग। तो नहीं खाने का बेनिफिट हमें उठाना होता है। पूरी जिंदगी तो आप खा ही रहे हो मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, आप तो खा रहे हो ना मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, तो आप खाते हो, नहीं खा के थोड़ी ना आप जी रहे हो। आप तो मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में खा रहे हो, तो कभी नहीं खाने का भी तो बेनिफिट उठाओ। और वो तभी मिलेगा जब आप ट्रूली फास्ट करोगे। वो तो होता नहीं है। बहुत कम ही ओकेजन है ऐसा जहाँ पे ट्रू फास्ट होता है, कुछ लोग करते हैं, जैसे छठ पूजा हुआ हमारे यहाँ होता है। छठ पूजा हुआ, छठ पूजा में इवन कुछ लोग तो उसमें भी अब खाने लगे हैं। मतलब आप देखिए, मतलब ट्रू फास्ट करने की कैपेसिटी नहीं रही ना किसी में। आपकी बॉडी जो है इतनी ये हो गई है, मतलब कंफर्ट में रहना चाहती है हमेशा, किसी भी तरह की डिफिकल्टी को फेस नहीं करना चाहती, तो आप खा लेते हो। इवन जैसे करवा चौथ होता है, उसमें भी बहुत लोग खा रहे हैं। तो फैशन हो गया। हाँ, पानी अब पूरी नया में कंसेप्ट, अब नया कंसेप्ट आया है कि अब बीच में चाय पी सकते हैं उसमें। वही कुछ भी, मतलब पानी पूरी भी मैं देखा हूँ वो खाते हुए। अपने कंफर्ट के बस लिए बस लोग उसमें एड ऑन्स किए जा रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से है। कोई साइंस अपने का कोई हिसाब लेना से देना नहीं है दूर दूर तक। मतलब और आप ना पढ़े इसमें लिखे रहो, रिलीजन का कोई लेना देना है इसमें। कुछ नहीं कुछ नहीं। और जहाँ ये तक सिर्फ फलाहार अपने का, कंफर्ट के हाँ, लिए। जहाँ तक फलाहार की बात है ना, तो उस पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फलाहार का कॉन्सेप्ट ये है ना कि आप बेसिकली खुद की बॉडी को ना दूर कर रहे हो उस सीरियल्स और अनाज वाली चीज से, जो एक्चुअली बहुत खराब चीज है, टॉक्सिक है। तो आप अगर सर्टेन टाइम के लिए ना उसको हटाते हो ना, तो आपकी बॉडी अच्छा फील करती है डेफिनेटली, है ना। तो जो फलाहार वाला जो कॉन्सेप्ट है फास्टिंग में, वो एक्चुअली आपको बेनिफिट बस इसलिए मिल रहा है उसका, क्योंकि आप अनाज नहीं खा रहे हो उस दौरान। उसका बेनिफिट मिल रहा है, अनाज नहीं खाने का बेनिफिट है। फास्टिंग का बेनिफिट नहीं मिल रहा है वहां पे भी। फास्टिंग का बेनिफिट तो तभी मिलेगा जब आप फास्टिंग करोगे। तो आप अगर अनाज को हटा करके आप फल खा लो, सब्जी खा लो, सलाद खा लो, सब कुछ सही है। क्योंकि अनाज को खाते हुए जो आपकी बॉडी को टॉर्चर मिल रहा था, वो टॉर्चर नहीं मिलेगा कुछ दिन, नहीं एक हफ्ते मिलेगा। तक, जब भी जितने दिन करो।
तो उसका वो बेनिफिट मिल जा रहा है। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट है, लेकिन फास्टिंग का बेनिफिट नहीं है, बस मेरा कहने का ये मतलब। तो मतलब फ्रूट्स खाना बेसिकली अनाज खाने से ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। थोड़े समय के लिए मैं मान सकता हूँ। अब उसको पूरी लाइफ अगर ये सोच के हम ये चलें कि पूरे लाइफ हम सिर्फ फल खा लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। वो भी वो तो प्रॉब्लम होने पॉसिबल लगेगी भी नहीं है उसमें भी। ना, वो तो हाँ, वो पॉसिबल भी पॉसिबल भी नहीं नहीं है। है एक्चुअली। पॉसिबल भी नहीं है। तो किशले, बहुत अच्छी लगी आपकी आज बातें सुनकर, बहुत सारी चीजें हमको जानने को मिली, बहुत नई नई चीजें, कॉन्सेप्ट्स पता लगे। तो हमने आज सब कुछ सीख लिया आपसे। हेल्दी क्या होता है, हेल्दी खाना क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है, और बैलेंस डाइट अच्छी होती है या बुरी होती है, ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए, ब्रेकफास्ट हेल्दी होता है या नहीं होता है, फास्टिंग क्या होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, कितनी देर की फास्टिंग होती है, नहीं होती है। हमने आपसे सब कुछ सीख लिया। तो इस वीडियो बहुत लंबी हो गई है आज वीडियो, तो इस वीडियो को थोड़ा सा हम एंड की तरफ लेकर चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछता हूं, क्योंकि अब फास्ट रख लिया हमने, आपकी जो आपने सारी बातें बताई हमने फॉलो करनी शुरू कर दी। अब हम 36 आवर्स या मिनिमम 12 आवर्स का हम फास्टिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि फास्टिंग खत्म भी तो होगी ना 12 घंटे के बाद, राइट। जब फास्टिंग को हम ब्रेक करेंगे उस टाइम पर हमको क्या खाना चाहिए? क्योंकि जब हमारे जो हमने देखा है कि फास्टिंग कोई ब्रेक कर रहा है, तो या तो वो बहुत हेल्दी समझकर जूस पी रहा है, या कोई वो चाय पी रहा है कि गैस नहीं बनेगी। तो बेसिकली अगर फास्ट ब्रेक करना है तो उसका सबसे सही वे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बेस्ट ये होता है कि जब आप फास्ट ब्रेक कर रहे हो तो उस समय जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ है ना, जैसे जूस या फल, इसको नहीं खाना है, क्योंकि ये इसमें शुगर है, डायरेक्ट शुगर है। और ये शुगर का इस समय इस तरह से ब्लड में अचानक से बढ़ना, फास्टिंग जब हम ब्रेक करते हैं उस समय ऐसा होना नहीं चाहिए कुछ भी। होना तो नहीं वैसी चाहिए। चीज़ खाएंगे जो थोड़ा सा स्लोली डाइजेस्ट हो और ग्लूकोज को ना बढ़ाए उस तरह से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का इशू फिर आ जाता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन है वो तो नॉनवेज खाएंगे नहीं, नहीं तो खाएंगे। वो अंडा नहीं खाएंगे ब्रेक करते समय फास्ट, वो मीट नहीं खाएंगे। तो उनके लिए मैं बोलता हूँ आप छेना खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो, है ना। लेकिन नट्स जो वगैरह स्लो तो डाइजेस्ट होगा आपकी बॉडी में। हाँ, लेकिन नट्स वगैरह भी नहीं खाना चाहिए आइडियली, क्योंकि नट्स वगैरह भी गट के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वो प्रॉब्लम करता है। तो नट्स सीड्स बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मेनली कहने का ये मतलब है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो और प्रोटीन और लिटिल अमाउंट में फैट हो, वो बेस्ट होता है। वो और खा वो सकते हैं। फिर बात वहीं आ गई कि वो हमें फिर से वही नॉन वेज फूड आइटम में ही मिलेगा। तो अब क्योंकि जो प्रोटोकॉल है फास्ट को ब्रेक करने का, वो प्रोटोकॉल मोस्टली फेवर कर रहा है नॉन वेज एनिमल बेस्ड ईटिंग को, इसलिए फास्टिंग को जब ब्रेक करते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग उस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमार जैसे हो जाते हैं। जनरली मैं 12 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 12 घंटे के बाद के फास्ट को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि क्या खाना है नहीं खाना है। फास्टिंग जब हमारा थोड़ा लंबा चला जाता है, जैसे 24 घंटे के बाद का, जैसे छठ के समय हो जाता है 36 घंटे का लगभग फास्ट, है ना। तो इस समय जब हम फास्ट ब्रेक करते हैं ना, तो जनरली क्या होता है कि जब दूसरी अर्घ होती है हमारे छठ पूजा में, सुबह वाली अर्घ, उसके बाद जनरली केला, फल और जो ठेकुआ होता है हमारा, उस चीज को खाते हैं लोग, सब लोग जो छठ कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे थे उनको तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो फास्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जो छठ कर रहे होते हैं वो लोग ब्रेक करने से में वही सब खाते हैं, शरबत पीते हैं, ठेकुआ खाते हैं, केला खाते हैं। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है ना, ग्लूकोज बढ़ता है ब्लड के अंदर। अब ग्लूकोज बढ़ने की वजह से ना इंसुलिन का स्पाइक होता है, और उसकी वजह से कई बार जो है इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस भी होता है बॉडी के अंदर। क्योंकि जब भी इंसुलिन उस तरह से स्पाइक होगा ना, तो सारा जो हमारा जो ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये ब्लड से क्या होगा, अब सेल के अंदर जाने लगेगा, क्योंकि इंसुलिन बढ़ा है। अब इंसुलिन का काम है इन सारे को सेल के अंदर पुश करना, ग्लूकोज को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को। तो ऑल ऑफ ए सडन ना ये सेल के अंदर रश करता है, ब्लड में इनकी जो मात्रा है, अमाउंट जो है वो कम हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की। और
इसकी वजह से कुछ लोगों का पेट खराब भी होता है, डायरिया भी होता है, बहुत सीरियस वाला डायरिया होता है, और हेडेक होने लगता है, फीवरिश जैसा होता है उनको। तो इसको रीफीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि आप पहले 36 घंटे पहले तो कुछ खाए थे, अब 36 घंटे के बाद खा रहे हैं। तो आप खुद से खुद को रीफीड किए, मतलब 36 घंटे के बाद आपने बॉडी को कुछ दिया, और इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए, क्योंकि आपने गलत चीज को ले लिया 36 घंटे के बाद। तो फास्टिंग का पीरियड जब हमारा बढ़ता है ना, तो वहां पे ये चीज का एक डेंजर होता है, और वहां पे हमें ध्यान रखना होता है कि वहां पे स्पेशली हम कार्बोहाइड्रेट ना खाएं जब हमारा फास्टिंग लंबा चला गया है। अगर 12 घंटे का, 16 घंटे का तो दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन ये लंबा हो गया, 48 घंटे का, 36 घंटे के आसपास चला जाता है, तो यूजुअली ये प्रॉब्लम करता है। इसलिए जनरली फेस्टिवल के बाद आप सभी देखिएगा कि हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ जाता है। लूज मोशन डायरिया के साथ बहुत सारे पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, वार्ड में, और सभी को आईवी फ्लूइड पानी दिया जाता है उस समय, क्योंकि सबको डायरिया हो रहा होता है। और फिर से वही एंटीबायोटिक का सब कुछ थेरेपी लगता है, जैसे कि किसी को इन्फेक्शियस डायरिया हो गया हो। लेकिन यूजुअली वो इसलिए होता है क्योंकि गलत तरीके से आपने फास्ट को ब्रेक किया, डिहाइड्रेशन हो गया आपको, और उस डिहाइड्रेशन के लिए फिर से आप हॉस्पिटल आ जाते हैं। बहुत वो सीरियस होता जाके है, कई बार कुछ बेसिकली लोगों को आपकी बहुत बॉडी सीरियस हो को जाता है हिट कर डिहाइड्रेशन। रहा है वो। तो मतलब मैं आवाज नहीं, ये कैसे, हेलो, हाँ आवाज क्या नहीं आप है। मुझे सुन सुन पा रहे हैं आप मुझे अभी? हाँ। तो मैं बेसिकली ये समझा आपकी बात से। चलिए, ये बात तो हम मान सकते हैं कि छठ पूजा तो चलो साल में एक बार आती है, हम्म। कि उसमें तो आप चलो अपने रिलीजियस जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं आपके, वो आप रख सकते हैं, एक दिन है कोई नहीं। बट आप अगर अपनी इस लाइफस्टाइल को चूज कर रहे हैं फास्टिंग वाली को, तो आप इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप फास्ट को किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि चलो छठ पूजा तो एक दिन है, एक दिन आपने कुछ हो भी गया तो कार्ब्स अपने ले भी लिए तो बॉडी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद नहीं कर रहे वो चीज आप बार बार। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि अब वो सिचुएशन कितना सीरियस हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेना है, मैं ये कहूंगा कि आप अगर खाने को खाना ही है, क्योंकि आप फास्ट ब्रेक करोगे डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि उस समय का जो कल्चर होता है छठ पूजा के समय, हर कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है आपके आसपास और कुछ नहीं होता। तो डेफिनेटली आपको खाना तो वही पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि आपको खाना भी है ना, तो बहुत कम अमाउंट में खाओ। ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है ना, 4-5 ठेकुआ भी खा लिए, केला भी 6 से 8 खा लिए, शरबत भी पी रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। एटलीस्ट आप अमाउंट को कम कर दो। तो अमाउंट को कम आप करेंगे तो उस तरह से शुगर नहीं बढ़ेगा, तो उस तरह से इंसुलिन भी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो उस तरह से फिर उसका जो डाउन स्ट्रीम इफेक्ट है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, वो सब फिर नहीं होगा। तो आप बाइट ले सकते हो, थोड़ा सा बाइट लेकर के आप थोड़ा देर रुक जाओ, आधे घंटे 1 घंटे रुक जाओ, फिर से आप थोड़ा सा खा लेना। इस तरह से हाँ, आप स्लो फास्ट ब्रेक ईटिंग करो। भी कर हाँ, सकते हो, स्लो स्लो एग्जैक्टली, ईटिंग करके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्लो ईटिंग कर सकते हो आप। तो वैसे भी इस ये तो अच्छा माना ही गया है, हमारे हर हर कोई कहता है कि धीरे खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, एकदम पूरा भर नहीं लेना चाहिए पेट को। राइट। तो बहुत अच्छा लगा किशले आपसे बात करके। आज बहुत लंबा हो गया, बेसिकली हमको लगा था कि ये एग्जैक्टली। छोटा सा टॉपिक होगा, बहुत चीजें निकल कर आई इसमें, हमारे इसमें। तो राइट। मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि आपके भी बहुत क्वेश्चंस होते होंगे जो आपके माइंड में आते होंगे ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। तो आप अपने मन में मत रखें, उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाकर टाइप करें, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगली पॉडकास्ट में जरूर हो सकता है कि आपका क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर किशले से। तो जाते जाते प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और डॉक्टर किशले का और मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे फॉलो कर लें। आपको अगले पॉडकास्ट की अपडेट्स जो भी होगा आपको उस पर मिल जाएंगी। तो लास्ट में जाते जाते डॉक्टर किशले, हमारी ऑडियंस को एक लाइन में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चेंज जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, और आप भी अपने लाइफ में कोई चेंज अगर चाह रहे हैं मेरे कंटेंट्स को देखते हुए, हमारे पॉडकास्ट को देखते हुए, तो मैं यही कहूँगा कि स्लोली लाएं, ऑल ऑफ ए सडन ना लाएं, वरना बॉडी गिव अप कर जाएगी आपकी और फिर आप फेल हो जाएंगे उस प्लान पे। तो इसलिए स्लोली, धीरे धीरे आप कुछ कुछ चेंज लाते जाएं। पर्सनल कुछ एडवाइस चाहिए होगा तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अल्टीमेटली मैं गौतम को थैंक्स बोलना चाहूँगा, और पूरी टीम को जो
मेरे साथ पॉडकास्ट कर रही हैं और इतना समय दे रही है, क्योंकि अवेयरनेस ही हमें क्रिएट करना है बेसिकली, और इस चीज़ को स्प्रेड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, आप सभी टीम को मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, डेफिनेटली ऐसे पॉडकास्ट को करते रहेंगे बस। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा अपने ऑडियंस को कि हम जल्द ही एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसे कहते हैं Q&A, क्वेश्चंस एंड आंसर राउंड। क्वेश्चंस आप पूछेंगे मुझे, मतलब आप लिख कर भेजेंगे और पूछूंगा मैं आपके बिहाफ पे डॉक्टर किशले से। उसको उस पॉडकास्ट को हम नाम देंगे जनता पूछना चाहती है। तो जल्दी हम इस कॉन्सेप्ट को जल्दी लेकर आएंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, पूछूंगा मैं और आपको आंसर्स देंगे डॉक्टर किशले। तो इस पॉडकास्ट को आज यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए आप हेल्दी रहें, हेल्दी ईटिंग करें, और जो भी डॉक्टर किशले ने इस पॉडकास्ट में बताया जितना हो सके उसको फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, टेक केयर।